अस्सलामुअलैकुम। जजीरा लिंताओ में बड़ा ज़बरदस्त हंगामा बरपा हुआ था। तमाम टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों ने मार्ली और जिम काफ को हलाक करने के लिए उन्हें शाहराहों और गलियों में खूब दौड़ाया था। जगह जगह फायरिंग और बॉम्ब के धमाके करते रहे थे। वो इस तरह दिन रात आग और खून की होली खेलते रहते, तब भी उन दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन एक बेजुबान बिल्ली की मोहब्बत उनकी मौत बन गई थी। बाद में दुश्मनों ने उस बिल्ली को भी गोली मार दी थी। ज़ाउकॉम कोबरा ने बायरन टोड को मुखातिब करके उससे कहा, तुम लोगों ने बिल्ली को क्यों हलाक किया है? उसे जिंदा रखना चाहिए था। अगरचे हमने मार्ली की हलाकत की तस्दीक की है, फिर भी हमें धोखा हो सकता है। इससे पहले हम 2 बार धोखा खा चुके हैं। 2 बार हमने पूरे यकीन से मार्ली और जिम काफ को हलाक किया था, लेकिन वो फरहाद की हिकमत अमली से बच गए थे। जब तक फरहाद उनकी पुश्त पर रहेगा, हम धोखा खाते रहेंगे। बायरन टोड ने कहा, बेशक हम धोखा खाते आ रहे हैं। इन हालात में वो बिल्ली बहुत अहम थी। हम इतने नादान नहीं हैं कि उसे गोली मार देते। एक वही थी जिसके जरिए हम मार्ली को पहचान सकते थे। अन्नाऊ ने उसे हलाक करने की हमाकत की होगी, या फिर फरहाद ने उस बिल्ली को रास्ते से हटा दिया है ताकि हम मार्ली को किसी भी भेस में ना पहचान सकें। उन तमाम टेलीपैथी जानने वाले दुश्मनों ने अपने अपने ऐसे खास आलाकार बनाए थे जिनके दिमागों में आकर वे एक दूसरे से गुफ्तगू करते थे। अन्नाऊ ने एक ऐसे ही आलाकार के जरिए कहा, मेरे एक मातियत ने बिल्ली को हलाक करने की हमाकत की है, लेकिन अब उसकी हलाकत से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने अभी तक जिस मार्ली को हलाक किया है वो बिल्ली उसी के पीछे भाग रही थी। इस बार हमने उसी बिल्ली की मदद से मार्ली को हलाक किया है, और इस बार हमें धोखा नहीं हुआ है। बायरन टोड ने कहा, हमें शाम तक इंतज़ार करना होगा। मैडम मार्ली कोई मामूली औरत नहीं थी। उसकी मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैलेगी। हांगकांग के आला हुकाम और आला अफसरान उसकी हलाकत की तस्दीक करेंगे। कोबरा ने कहा, अगर हमने वाकई उसे जहन्नुम में पहुंचा दिया है तो वो किला उसके वजूद से खाली रहेगा। जब वहां मार्ली नहीं पहुंचेगी तो इसका मतलब यही होगा कि वो हमारे हाथों हराम मौत मारी जा चुकी है। अन्नाऊ ने कहा, हमें सोनी और फरहाद का रिएक्शन भी देखना चाहिए। अगर मार्ली मार दी गई है तो वो दोनों अपनी नाकामियों पर झुंझलाएंगे और हमारे खिलाफ इक़दामात करेंगे। हमें शाम तक बहुत कुछ मालूम हो सकेगा। मार्ली और जिम काफ के कितने ही जानी दुश्मन थे। ज़ाउकॉम कोबरा, अन्नाउन, बायरन टोड, हार्वे, बेकर ब्राइट और साइमन अपने अपने तौर पर हांगकांग के हुकाम और आला अफसरान के दिमागों में पहुंच रहे थे और खामोशी से मालूमात हासिल कर रहे थे। इस जजीरा से मार्ली और जिम काफ की लाशें हांगकांग पहुंचाई गईं और वहां उनका पोस्टमार्टम किया गया था। मार्ली के जिस्म के एक हिस्से में एक खास पैदाइशी निशान था। उस निशान को और उसकी उंगलियों के निशानात को देखकर उसकी मौत की तस्दीक कर दी गई। वहां के हुकाम ने किले के इंचार्ज और वहां की इंतजामिया को यह अफसोसनाक इतला दी कि जजीरे पर हुकूमत करने वाली इस किले की मालका मैडम मार्ली मारी जा चुकी है। उसकी लाश को हांगकांग से ले जाकर किले में उसकी आखिरी रसूमात अदा की जा सकती हैं। किले के इंचार्ज ने कहा, मैं यहाँ की इंतजामिया के चंद आला ओहदेदारों के साथ वहाँ आ रहा हूँ। हम लाश को देखकर अपनी मैडम को पहचानेंगे। हुकाम ने कहा, मैडम की लाश पहचानी नहीं जाएगी क्योंकि चेहरा बिगड़ चुका है। मैडम को उसकी उंगलियों के निशानात और उसके एक पैदाइशी निशान से पहचाना जा सकता है। इंचार्ज ने कहा, हम इस सिलसिले में गौर करेंगे कि चेहरे के बगैर मैडम को सिर्फ मखसूस निशानात से पहचानना चाहिए या नहीं। आप हमारी आमद का इंतज़ार करें। इंचार्ज से कहा गया, उंगलियों के निशानात से बड़े बड़े मुजरिमों को पहचाना जाता है। इन निशानात को चेहरे से ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि चेहरे तब्दील किए जा सकती हैं, उंगलियों के निशानात तब्दील नहीं किया जा सकते। आधे घंटे बाद इंचार्ज ने कहा, हमारी मैडम किले में पहुंच गई हैं। हमने यहाँ मैडम की उंगलियों के निशानात का मुआयना किया है और उनके जिस्म पर वो पैदाइशी निशान भी मौजूद है। हम किसी डमी मार्ली की लाश को देखने हांगकांग नहीं आएंगे। इंटेलिजेंस के आला ओहदेदार ने हैरानी से कहा, हमारे डिपार्टमेंट के माहिरीन ने उन उंगलियों के निशानात का मुआयना किया है। वो निशानात मार्ली की उंगलियों के हैं। मैं उस इंचार्ज के दिमाग में घुसा हुआ था और वो मेरी मर्जी के मुताबिक बोल रहा था। मैंने कहा, प्लास्टिक सर्जरी के जरिए उंगलियों के निशानात भी तब्दील किए जा सकते हैं। अगरचे ये काम बहुत मुश्किल होता है मगर हो जाता है। फिर ये बहस फजूल है कि आपके अस्पताल के मुर्दा खाने में किस मार्ली की लाश रखी हुई है। हमारी मैडम मार्ली यहाँ किले में मौजूद है। मैडम ने बताया है कि दुश्मनों ने जिम काफ को हलाक किया है। उन्हें अपने शौहर की हलाकत पर बेहद अफसोस है। इंटेलिजेंस के डीजी ने कहा, मैं मैडम से बात करना चाहता हूँ। सॉरी, वो दूसरी बार बेवा हो चुकी हैं, सदमे से निढाल हैं। वो 1 माह तक सोग मनाएंगी और किसी से कोई बात नहीं करेंगी, लेकिन वो अपने शौहर की आखिरी रसूमात तो ज़रूर अदा करेंगी। हमें बताया जाए कि यह रसूमात कहाँ अदा की जाएंगी। मैंने इंचार्ज के जरिए कहा, उसके बदनसीब शौहर जिम काफ की लाश उसके अजीज़ व क़ारिब के पास लंदन भेज दी जाए और इस सिलसिले में मैडम को परेशान ना किया जाए। वो तमाम दुश्मन मेरी ये तमाम बातें इंटेलिजेंस के डीजी के अंदर रहकर सुन रहे थे। बायरन टोड ने कहा, उंगलियों के निशानात को झुटलाया नहीं जा सकता। मैडम मार्ली मर चुकी है
फरहाद अली तैमूर चालें चल रहा है। किले में मार्ली नहीं है, उसकी जगह सोनिया पहुंची हुई है। इंचार्ज ने मेरी मर्जी के मुताबिक कहा। फरहाद अली तैमूर एक बार मैडम के साथ उस किले में आया था, उसके बाद हमने उसे नहीं देखा। हमने मैडम सोनिया को ना कभी पहले देखा है, ना अब उस किले में देख रहे हैं। हमारी मैडम मार्ली बाहिफाजत यहाँ पहुँच गई हैं। अब इस सिलसिले में मज़ीद बहस ना की जाए, आइंदा हमारी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलेगा। मैंने राब्ता ख़त्म कर दिया। उन्होंने इंचार्ज के दिमाग में पहुँचने की कोशिशें की। वो सांस रोक रोक कर उन्हें भगाता रहा। किले में इंतज़ामिया के जितने अहम अराकीन मुसल्ला गार्ड्स थे, उन सब के दिमागों को उसी वक्त लॉक कर दिया गया था। जब मैं पहली बार मार्ली के साथ किले में गया था, वो तमाम दुश्मन किले के अंदर किसी के दिमाग में नहीं पहुंच सकते थे। सोनिया ने मार्ली की हैसियत से हुक्म दिया था कि आइंदा किसी भी शख्स को किले में दाखिल होने की इजाज़त ना दी जाए। वहाँ दाखिल होने के 2 रास्ते थे, एक खुश्की का रास्ता और दूसरा समुद्री। इन दोनों रास्तों पर सख्त पहरा लगा दिया गया। इलेक्ट्रॉनिक आलात के जरिए वहाँ से दाखिल होने वालों को टीवी स्क्रीन पर देखा जा सकता था। इस किले को सही मायनों में एक फौलादी किला बना दिया गया। टेलीपैथी जानने वाले भी वहाँ दाखिल नहीं हो सकते थे। कोबरा ने दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से कहा, वह जजीरा और किला हमारे लिए अहम है। हम सब अपने अपने तौर पर सोचते रहे कि किले पर हम में से किसी का कब्जा होगा। वहाँ से हम तमाम समुद्री रास्तों को कंट्रोल कर सकेंगे। कोई स्मगलर हमारी इजाज़त और हमें हमारा हिस्सा दिए बगैर वहाँ से गुजर नहीं सकेगा। हम एशिया के इस दूरफ्तादा हिस्से में अंडरवर्ल्ड के गॉड फादर बनकर हुक्मरानी करते रहेंगे। लेकिन मार्ली की मौत के बाद भी हम उसे किले के अंदर नहीं पहुँच पा रहे हैं। बायरन टोड ने कहा, हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमने बड़ी हद तक कामयाबी हासिल की है। हमने फरहाद की पुश्त पनाही के बावजूद मार्ली को जहन्नुम में पहुंचा दिया है। अब सिर्फ किले के अंदर पहुंचने का आखिरी मरहला रह गया है। फरहाद वहां एक डम्मी मार्ली को पहुंचाकर हमारा रास्ता रोक रहा है, लेकिन वो कब तक रोक सकेगा? हम सब इसी तरह मुतैद होकर उस पर चारों तरफ से हमले करते रहेंगे तो वो किले की डम्मी मार्ली को भी हमसे बचा नहीं पाएगा। उसे एक दिन किले, जजीरे और हांगकांग से वापस जाना होगा। अन्नाउन ने कहा, हमारा इत्तेहाद उसी वक्त तक कायम रह सकता है जब हम इस इलाके में एक दूसरे के साथ मिलकर हुक्मरानी करें। पहले नानाका इस इलाके में अंडरवर्ल्ड का गॉडफादर था। उसे सोनिया और फरहाद ने पाहिज बनाकर फुटपाथ पर फेंक दिया और मिस्टर कोबरा, तुम उसकी जगह गॉडफादर बनकर उसके वफादारों और यहाँ के मामलात को कंट्रोल कर रहे हो। ये मुनासिब नहीं है। यहाँ के तमाम मामलात और फ़वाइद में मुझे हिस्सा मिलना चाहिए। बायरन टोड ने कहा, हिस्सा तो हम भी लेंगे। बेहतर है कि हम सब आपस में समझौता करें। यहाँ किसका कितना हिस्सा होगा? हम टेलीपैथी जानने वाली 3 पार्टियाँ हैं। इस इलाके के 3 हिस्से किए जाएंगे। फिर हम अपने अपने हिस्से के हुक्मरान बनकर रहेंगे तो हमारा आपस में कभी झगड़ा नहीं होगा। सब ने तायद की। इस बात पर राज़ी हो गए कि जनूब मशरकी एशिया के वसी इलाके को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। फिर वो अपने अपने हिस्से के गॉड फादर बनकर रहेंगे। इस वसी और इस इलाके में हर तरह के मालो असबाब की स्मगलिंग हुआ करती थी। सोना, चांदी और बेशकीमत हीरे जवाहरात की स्मगलिंग सदियों से होती आ रही थी। मौजूदा ज़माने में मुनशियात और असले की सप्लाई ज़ोरों पर थी। करोड़ों डॉलर्स कमाने के मौके मिलते रहते थे। अन्नाऊ ने कहा, बेशक हम मुत्तहिद रहेंगे, लेकिन मैं पहले कह देता हूँ कि जजीरा लिंताओ और वहाँ का किला मेरे कब्ज़े में रहेगा। मैं इस इलाके का हुक्मरान बनकर रहूँगा। बायरन टोड ने कहा, मिस्टर अन्नाउन, तुम हमारे बाद इस इलाके में आए हो और कोबरा भी हमारे बाद यहाँ आया है। सबसे पहले हम यहाँ आए हैं। जजीरा लिंताओ और इस किले पर पहले हमारा हक है। अन्नाऊ ने कहा, तुमने पहले यहाँ आकर कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया है। हमेशा फरहाद से मात खाते रहे हो। मार्ली और जिम काफ को मेरे मातियतों ने हलाक किया है। सबसे पहले मैंने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। कोबरा ने कहा, बकवास मत करो। हम सब के मातियत बैक वक्त मार्ली पर हमले करते रहे थे। वो हम में से किसी के निशाने पर आई। किसके रॉकेट लॉन्चर्स ने उसे हलाक किया, ये कोई यकीन से नहीं कह सकता। असल कामयाबी मैंने हासिल की है। सबसे पहले मैंने नानाका को अपना गुलाम बनाया। अब मैं उसके अंडरवर्ल्ड वाले इलाके पर हुक्मरानी कर रहा हूँ। तुम सब मेरा साथ दो या ना दो, मैं कोबरा हूँ, जहरीला हूँ। एक एक को डसते हुए उस किले के अंदर पहुँच जाऊँगा। बायरन टोड ने कहा, हम सब अपने अपने तौर पर दावा करते रहेंगे तो कभी मुत्तहिद नहीं रह सकेंगे, और हमारे मुत्तहिद ना रहने से फरहाद अलग अलग महाज पर हमें मात देता रहेगा। अभी हमारे लिए ज़रूरी क्या है? यह जजीरा और यहाँ का किला ज़रूरी है, या पहले सोनिया और फरहाद को यहाँ से भगाना ज़रूरी है? सब ने बारी बारी कहा, पहले सोनिया और फरहाद को भगाना ज़रूरी है। बायरन टोड ने कहा, तो फिर सोनिया और फरहाद की खबर लो, उन्हें इस इलाके को छोड़ जाने पर मजबूर करो। जब वो यहाँ नहीं रहेंगे तो हम पहले दोस्ताना अंदाज में फ़ैसला करेंगे कि यहाँ का कौन सा इलाका किसके हिस्से में आएगा और इस किले पर किसका कब्जा होगा। अगर दोस्ताना अंदाज में फ़ैसला नहीं होगा तो फिर हम एक दूसरे के खिलाफ अपनी अपनी सलाहियतों को आजमाएंगे। हम में से जो कामयाब होगा वही इस किले का मालिक बनेगा। कोबरा ने कहा, बेशक, पहले हम अपने मुश्तरका दुश्मन को यहाँ से भगाएंगे। कोबरा ने कहा, बेशक, पहले हम अपने मुश्तरका दुश्मन को यहाँ से भगाएंगे, फिर दूसरे मामलात पर गौर करेंगे।
हमने मार्ली और जिम काफ को हलाक करके बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की है। बस एक कांटा रह गया है। हम फरहाद को खाक में मिलाएंगे तो सोनिया तनहा कुछ नहीं कर सकेगी। इस किले को छोड़कर भाग जाएगी। वह तमाम टेलीपैथी जानने वाले मेरे खिलाफ मुत्तैद हो गए। उन्होंने मुझसे रब्ता करना चाहा ताकि ये मालूम हो सके कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। उन्होंने किले के इंचार्ज से टेलीफोन के ज़रिए रब्ता किया। उससे कहा, हम फरहाद अली तैमूर से 2 बातें करना चाहते हैं। अगर वो ना हो तो सोनिया से बात करा दो। इंचार्ज ने कहा, इस किले में सोनिया नाम की कोई औरत नहीं है और हम ये कह चुके हैं कि फरहाद अली तैमूर बहुत पहले एक बार मैडम के साथ यहाँ आया था। अब हम नहीं जानते वो कहाँ होगा। अगर तुम बज़िद हो कि वहाँ सोनिया नहीं, तुम्हारी मैडम मार्ली है, तो फिर उसी से हमारी बात करा दो। मैं ये भी कह चुका हूँ कि हमारी मैडम 1 माह तक दूसरी बार बेवा होने का शोक मनाएंगी। वो किसी से बात नहीं करेंगी। बायरन टोड ने कहा, तुम बकवास कर रहे हो। इस किले में जो मैडम मार्ली है वो शोक नहीं मना रही है। हमें धोखा देने और हमारे खिलाफ कोई चाल चलने के लिए बड़ी खामोशी से प्लानिंग कर रही है। तुम जो भी समझो। मैडम के सिलसिले में कोई भी बात की जाएगी तो फ़ोन बंद कर दिया जाएगा। ये कहते ही इंचार्ज ने फ़ोन बंद कर दिया। वह तमाम टेलीपैथी जानने वाले हांगकांग के हुकाम और आला अफसरान से रब्ते करने लगे। उनके ख्यालात पढ़कर मालूम करने लगे कि वो लोग मुझसे रब्ता करते हैं या नहीं, मैं आजकल कहाँ हूँ और क्या करता फिर रहा हूँ। मेरे बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। वो मुझे तलाश करने में नाकाम हो रहे थे। फिर उनमें से एक ने बाबा साहब के दायरे से रब्ता किया। फिर कहा, हम मिस्टर फरहाद अली तैमूर से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो हांगकांग में कहाँ हैं और उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है? उन्हें जवाब मिला कि मैं हांगकांग में नहीं हूँ, बाबा साहब के दायरे में वापस आ गया हूँ। आप अपने किसी आलाकार की आवाज़ सुनाएंगे। मिस्टर फरहाद उस आलाकार के अंदर आकर आपसे बात करेंगे। उन्होंने आवाज़ सुनाई। मैंने उसके अंदर पहुंचकर पूछा, क्या बात है, मुझसे क्या बात करना चाहते हो? बायरन टोड ने कहा, हमें यकीन नहीं आ रहा है कि आप हांगकांग से जा चुके हैं और अभी बाबा साहब के दायरे में मौजूद हैं। तुम्हें यकीन नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने मार्ली से वादा किया था कि उसे जिम काफ के साथ बखैरियत किले में पहुंचाऊंगा। मुझे इस सिलसिले में आधी कामयाबी हुई और आधी नाकामी। आपने कौन सी आधी कामयाबी हासिल की है? यही कि मार्ली को बखैरियत किले में पहुंचा दिया है। मेरी आधी नाकामी ये है कि मैं जिम काफ की हिफाजत ना कर सका। अगर मार्ली किले में पहुंच गई है तो जिम काफ के साथ मरने वाली औरत कौन है? मैंने मार्ली को तनहा किले में पहुंचाया है। जिम काफ के साथ एक डमी मार्ली थी। हमने उस डमी के जिस्म पर मार्ली का पैदाइशी निशान बनाया था। फिंगरप्रिंट के माहिरीन के दिमागों पर कब्जा जमाया था। वो यही रिपोर्ट देते रहे कि जिम काफ के साथ मरने वाली की उंगलियों के निशानात मार्ली से मिलते हैं, लिहाजा वो हलाक होने वाली मार्ली है। कोबरा ने कहा, ओ गॉड, हमने इस पहलू पर गौर नहीं किया था कि तुम ख्याल ख्वानी के जरिए फिंगरप्रिंट के माहिरीन को अपने काबू में रखोगे और उनकी रिपोर्ट के जरिए हम सबको भटका दोगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो बिल्ली उस मरने वाली को मार्ली समझ रही थी। बिल्ली कभी धोखा नहीं खाएगी। मैंने कहा, मार्ली की बिल्ली जिंदा है और अब भी उसके पास है। डमी मार्ली के पास अपनी एक पालतू बिल्ली थी। वो बिल्ली उस डमी के पीछे भाग रही थी। इस तरह मेरी चाल कामयाब रही। तुम सब उसे मार्ली समझते रहे। बड़ी खुशफहमी में मुब्तला रहकर उस बेचारी को दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। तुम्हारे धोखा खाने की इंतहा ये है कि तुम लोगों ने उस बिल्ली को भी असली समझकर मार डाला है। तुम लोगों को उल्लू बनाना कोई मसला नहीं है, तुम सब पैदाइशी उल्लू हो। वो सब सोच में पड़ गए। मेरे बयान के मुताबिक जिम काफ के साथ डमी मार्ली थी। उस डमी की अपनी एक पालतू बिल्ली थी और फिंगरप्रिंट के माहिरीन ने मेरी मर्जी के मुताबिक गलत रिपोर्ट दी थी। मेरे बयान से यह साबित हो गया कि मार्ली जिंदा है और वो अपनी बिल्ली के साथ किले में खैरियत से है। वो तमाम टेलीपैथी जानने वाले झाग की तरह बैठ गए। ये यकीन हो गया कि मार्ली जिंदा सलामत है। उसे हलाक करने और किले पर कब्जा जमाने के लिए वो लोग जहाँ से चले थे फिर वहीं पहुँच गए। उन्हें आगे कोई मंजिल नहीं मिली, कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ अंडरवर्ल्ड के एक जिम काफ को मार डाला और ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं थी। कोबरा ने पूछा, तुम तो मैडम मार्ली के मुहाफिज बने हुए थे, आज वो तुम्हारी वजह से ही जिंदा सलामत है, फिर उसे छोड़कर बाबा साहब के दायरे में क्यों चले गए हो? मैंने कहा, मैंने मार्ली का बॉडीगार्ड बनकर रहने की नौकरी नहीं की थी। मैं और मेरी फैमिली के तमाम अफराद बाबा साहब के दायरे के पाबंद रहते हैं। एक मखसूस मुद्दत के लिए किसी मिशन पर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। वैसे तुम क्या सोच रहे हो, क्या मार्ली वहाँ बेयारो मददगार रहेगी? नहीं, हम इतना तो समझ रहे हैं कि तुमने उसके लिए हिफाजती इक़दामात किए होंगे। मैं क्या इंतज़ामात करूँगा? हमारे तमाम टेलीपैथी जाने वाले दूसरे तमाम मामलात में मसरूफ़ हैं। मैं यहाँ से ख्याल ख्वानी के ज़रिए मार्ली के काम आता रहूँगा। क्या तुम सब अपनी दुश्मनी से बाज नहीं आओगे? तुम इसे दुश्मनी कह सकते हो, हम इसे अपनी ज़रूरत समझते हैं। दुनिया के तमाम मुजरिमों, ख़ुसूसन स्मगलरों के लिए जजीरा लिंताओ और वो किला बहुत अहम है। सब इस जजीरे पर हुक्मरानी करना चाहते हैं। मार्ली 32 दांतों के बीच में एक ज़ुबान की तरह है। वह इन दांतों के दरमियान ज़ख्मी होती रहेगी और एक दिन ज़रूर मारी जाएगी। तुम उसके बॉडीगार्ड बनकर कोई कमाल नहीं दिखा रहे हो। उससे ज़रा भी हमदर्दी है तो उसे समझाओ कि वो उस जजीरे से कहीं दूर चली जाए।
वहाँ से अपनी तमाम दौलत ले जाए, हम भी उसे करोड़ों डॉलर देंगे। इस तरह वो अपनी तबई उम्र तक जिंदा रहेगी। मुझे सिर्फ मार्ली से नहीं, तुम लोगों से भी हमदर्दी है। क्या मैं तुम लोगों को समझाऊंगा कि तबई उम्र तक जिंदा रहने के लिए इस जजीरे और मार्ली से दूर रहो, तो क्या मेरी बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी? मुजरिमों और शैतानों पर नसीहतें असर नहीं करती। तुमसे बड़ा शैतान तो कोई नहीं है। इस जजीरे को मुतनाज़ा बनाकर हम सबको आपस में लड़ा रहे हो। आखिर तुम क्या हासिल कर रहे हो? हमें तो तुम्हारा कोई फ़ायदा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। मैं नेकी करता हूँ और दरिया में डाल देता हूँ। किसी तन्हा और मजबूर के काम आकर दिली और रूहानी सुकून हासिल होता है, यही मेरा मुनाफा है। उन्होंने मुझसे रब्ता ख़त्म कर दिया। मुझसे गुफ्तगू करके किसी हद तक यकीन किया था कि अब मैं हांगकांग में नहीं हूँ। मार्ली से मुझे हमदर्दी है, मगर उसे हज़ारों मील दूर बाबा साहब के दायरे में बैठकर ख्याल ख्वानी के ज़रिए उसके काम आता रहूँगा। ये बात इत्मीनान का बायस थी कि मैं यहाँ मौजूद नहीं हूँ। एक मुखालिफ की मौजूदगी से जो दहशत कायम रहती है, अब वो दहशत और परेशानियाँ नहीं थीं। उन्होंने किले में फ़ोन के ज़रिए बारी बारी सोनिया से रब्ता किया। पहले बायरन टोड ने कहा, मैडम मैं तुम्हारी इज़्ज़त कर रहा हूँ, मार्ली नहीं कहूँगा। मैडम कहकर इज़्ज़त करता रहूँगा। मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है। हमारे दरमियान जंग होती रही, हम में से कोई भी मारा जा सकता था। जिम काफ की मौत आई थी और वो मर गया। जंग के बाद सुलह का दौर आता है या मज़ीद जंग होती है। मैं आपकी मुखालफत से बाज आकर दोस्ती करना चाहता हूँ। सोनिया ने पूछा, तुम पर ऐसी क्या मुसीबत आई है कि दुश्मनी भूलकर दोस्ती करना चाहते हो? मुसीबत मुझ पर नहीं, आप पर आ रही है और आती रहेगी। हमें मालूम है कि फरहाद अपने इदारे में वापस चला गया है। अब वो ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल ख्वानी के ज़रिए तुम्हारी खैरियत मालूम करता रहेगा। लेकिन ज़रा अकल से सोचो कि वो इतनी दूर बैठकर ख्याल ख्वानी के ज़रिए कब तक तुम्हारे काम आता रहेगा। ना वो जानता है ना तुम जानती हो कि दिन रात के किस हिस्से में दुश्मन किस तरह अचानक हमला करेंगे। कैसे वक्त वो तुम्हारे पास मौजूद रहेगा? वो हाफिज एक है और दुश्मन हज़ार हैं। वो तन्हा अचानक हमले के वक्त तो तुम्हारे पास मौजूद नहीं रहेगा। तुम उसे पुकारती रह जाओगी। टेलीफोन लाइन काट दी जाएगी, राब्ते के तमाम ज़राए ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो फिर तुम्हारा अंजाम क्या होगा? मेरी इन बातों पर गौर करो और मेरे खुलूस को समझो। वो बोली, दुश्मन कभी मुखलिस नहीं होते। अलबत्ता तुम जो बातें कह रहे हो वो दुरुस्त हैं। फरहाद मेरी हिफाजत के लिए 24 घंटे ख्याल ख्वानी नहीं करेगा। वो अपने मामलात में मसरूफ़ रहेगा तो मेरा क्या बनेगा? ऐसी ही दानिशमंदी से सोचोगी तो मेरे खुलूस को ना सही, दोस्ती के जज्बे को समझ जाओगी। दो दुश्मन हालात से समझौता करके दोस्त बन जाते हैं। अगर तुम मुझ पर भरोसा करोगी तो मैं भी टेलीपैथी जानता हूँ। मेरे पास भी टेलीपैथी जानने वालों की मजबूत टीम है। मेरे ख्याल ख्वानी करने वाले तुम्हारे किले को फौलादी किला बना देंगे। सोनिया ने परेशानी जाहिर करते हुए कहा, पहले मैं तन्हा बेशुमार मुजरिमों से निमट लिया करती थी, लेकिन अब दुनिया के हर हिस्से से टेलीपैथी जानने वाले चले आ रहे हैं। पहले तलवार चलती थी तो तलवार से मुकाबला होता था। बारूद और बंदूकें आई तो तलवारें बेकार हो गईं। अब टेलीपैथी ने एटम बॉम्ब की अहमियत को भी कम कर दिया है। मैं ये अच्छी तरह समझ रही हूँ कि मेरे पास दिन रात टेलीपैथी का हथियार होना चाहिए। तुम मुझे एक बार आजमाओ, फिर मैं तुम्हारे इस तरह काम आऊँगा कि तुम फरहाद से भी ज़्यादा मुझ पर एतमाद करने लगोगी। वो तुम्हारी मदद करते रहने का वादा करके तुमसे दूर चला गया है। मैं दिन रात तुम्हारे साथ रहूँगा। जब तक तुम्हारा भरपूर एतमाद हासिल नहीं करूँगा, किले के अंदर नहीं आऊँगा। जजीरे पर या हांगकांग में रहकर दिन रात तुम्हारी निगरानी करता रहूँगा। वो कायल होकर बोली, ये तुम्हारी पेशकश अच्छी है। मैं यही चाहूँगी कि भरपूर एतमाद कायम होने तक मुझसे दूर ही दूर रहकर दोस्ती का सबूत देते रहो। क्या तुम जानते हो कि मैं फरहाद पर एतमाद क्यों करती हूँ? क्यों करती हो? मुझे बताओ, मैं उसी तरह तुम्हारा दिल जीतने की कोशिश करूँगा। वो फौलादी इंसान है, बेशुमार दुश्मनों से मुकाबला करता है, लेकिन कभी किसी के ज़ेरे असर नहीं आता। मैंने पहले जिससे शादी की थी वो इस इलाके का बेताज बादशाह था। दुश्मनों से लड़ता था और मेरी हिफाजत करता था, लेकिन एक दिन वह मारा गया। फिर मैंने जिम काफ से शादी की, वो भी अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह था। उसने भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ के लिए जंग की, मगर मारा गया। शायद फरहाद भी इसीलिए यहाँ से चला गया कि यहाँ ख्याल ख्वानी करने वाले दुश्मनों की तादाद बढ़ती जा रही है। वो बहुत चालाक है। बाबा साहब के दायरे के महफूज किले में चला गया है। मैं किस पर भरोसा करूँ? मेरी हिफाजत करने वाले या तो मर जाते हैं या फरहाद की तरह भाग जाते हैं। मैं भगोड़ा नहीं हूँ, तुम मुझे किसी तरह भी आजमा सकती हो। सोनिया ने कहा, तुम्हारे ख्याल ख्वानी करने वालों की एक मजबूत टीम है। तुम अपनी जहानत और ठोस प्लानिंग के जरिए जाऊकॉम, कोबरा और अननाउन को फना कर सकते हो, या ये इलाका छोड़कर भागने पर मजबूर कर सकते हो। कोबरा और अननाउन की क्या हैसियत है? मैं उन्हें मिट्टी में मिला सकता हूँ। जब तुम ऐसा कर दिखाओगे तो समझ लो कि आजमाइश में पूरे उतर जाओगे। मैं उसी दिन तुम्हारे लिए किले और अपने दिल के दरवाजे खोल दूंगी। मेरा ख्याल है बड़ी लंबी गुफ्तगू हो चुकी है, अब मैं आराम करूंगी। फ़ोन का राब्ता ख़त्म हो गया। हार्वे, आंद्रे, साइमन और बेकर ब्राइट उसके दिमाग में रहकर सोनिया की बातें सुन रहे थे। हार्वे ने कहा, मार्ली तन्हा रह गई है। वो किसी टेलीपैथी जानने वाले से दोस्ती के बगैर इस इलाके में जिंदा सलामत नहीं रहेगी। आंद्रे ने कहा, मार्ली ये बात अच्छी तरह समझ रही है।
ये अच्छा हुआ कि सबसे पहले हमने दोस्ती की ऑफ़र की है। हम ख्याल ख्वानी करने वालों की एक मजबूत टीम रखते हैं, वो हम पर भरोसा करेगी। उसे टेलीपैथी के हथियार की सख्त ज़रूरत है। बेकर ब्राइट ने कहा, अब हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि वो सिर्फ हम पर भरोसा करे, कोबरा और अननाउन की तरफ ना झुके। इससे पहले उन दोनों को खाक में मिलाना होगा। साइमन ने कहा, वो दोनों हमारी तरह रूपोश रहते हैं। या तो उनका पता ठिकाना मालूम होना चाहिए या उनकी किसी बड़ी कमजोरी तक पहुंचना चाहिए। वो इस सिलसिले में बहस करने लगे कि किस तरह उन दोनों को ट्रैप किया जा सकता है। उधर कोबरा ने फ़ोन के जरिए सोनिया से रब्ता किया, फिर कहा, मैं बड़ी देर से रब्ता करने की कोशिशें कर रहा था और तुम्हारे किले का इंचार्ज कह रहा था कि तुम किसी से फ़ोन पर गुफ्तगू करने में मसरूफ़ हो। मेरा ख्याल है इतनी लंबी गुफ्तगू फरहाद से ही हो सकती है। मैं इससे भी ज़्यादा लंबी गुफ्तगू अपनी मानों से करती हूँ। तुम अपने मतलब की बात करो। मुझे अफसोस है कि जिम काफ मारा गया है। तुम दूसरी बार बेवा हो गई हो। दुनिया के बड़े बड़े मुजरिम मुझसे शादी करने के लिए मुझे बेवा बनाते रहेंगे। तुमने भी शादी करने और मेरे किले पर कब्जा जमाने के लिए इस बार मुझे बेवा बनाया है। जंग के दौरान फ्रीकैन में से कोई भी मारा जाता है। जब सुलह और दोस्ती की बात आई तो मरने वालों का हिसाब नहीं किया जाता। अपने प्यारों की मौत को भी भुलाकर आइंदा दोस्ती और मोहब्बत से रहने के मुआहदे किए जाते हैं। मुझे मालूम हुआ है कि फरहाद तुम्हें छोड़कर चला गया है। उसकी बहुत सारी मसरूफियात हैं। वो भला कब तक तुम्हारे साथ रह सकता था? उसे एक दिन जाना था, चला गया। मैं दिन रात तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। तुम नहीं जानती कि मैं कितना ज़बरदस्त हूँ। मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि मेरी मौजूदगी में बड़े से बड़ा टेलीपैथी जानने वाला भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकेगा। मैं एक एक को मौत के घाट उतार दूंगा। मेरे पहले शौहर ने भी इसी तरह मेरी हिफाजत करने का दावा किया था। वो ताबूत में सो गया और मुझे दुश्मनों का अजाब सहने के लिए छोड़ गया। फिर तुमने जिम काफ को देखा। वो भी बड़े वसी ज़राए का मालिक था, लेकिन वो भी बेमौत मारा गया। आइंदा मैं किसी ऐसे शहज़ोर पर भरोसा करूंगी जो मेरे तमाम दुश्मनों को खाक में मिला देगा। फरहाद ऐसा कर रहा था, मगर वो मुझे छोड़कर चला गया है। मैं साथ छोड़ने वाले को कभी अपना साथी नहीं बनाऊंगी। कोबरा ने कहा, मैंने आज तक शादी नहीं की। ये सोच लिया था कि अपनी जैसी किसी शहज़ोर औरत से शादी करूंगा। तुम मेरी आइडियल हो। हम दोनों मिलकर इतने ताकतवर बन जाएंगे कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में हुक्मरानी करते रहेंगे। हमारे दरमियान ऐसा ठोस मुआहदा होगा कि उसके मुताबिक हम कभी एक दूसरे को नहीं छोड़ सकेंगे। पहले मैं तहफ़्फ़ुज़ चाहती हूँ। अगर तुम अननाउन और बायरन टोड को उसके टेलीपैथी जानने वाले साथियों समेत ख़त्म कर दो तो फिर मैं तुमसे दोस्ती और शादी का मुआहदा करूँगी। मेरे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं उन सबको ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करूँगा। मसला यह है कि ये शैतान अपनी बातों और चालबाजियों से खुद को जाहिर करते हैं, लेकिन जिस्मानी तौर पर कहीं दिखाई नहीं देते। बस उन्हें ढूंढ निकालने में कुछ वक्त लगेगा। पहले ढूंढ लो, फिर उन पर गालिब आ जाओ। उन्हें नाबूद कर दो या उन्हें गुलाम बना लो, फिर मुझसे रब्ता करो। सोनिया ने फ़ोन बंद कर दिया। अभी अननाउन बाकी था। वो भी इस किले पर हुक्मरानी के लिए आया था। उसने भी फ़ोन पर उसे मुखातिब किया। हाय मार्ली, मैं अननाउन बोल रहा हूँ। बोलो। तुमसे पहले बायरन टोड और कोबरा बोल चुके हैं। तुम भी पहले जिम काफ की हलाकत पर अफसोस करोगे, मेरी बेवगी पर तरस खाओगे, फिर एक मजबूत और मुस्तहकम दोस्ती की ऑफ़र करोगे। अच्छा, वह तमाम टेलीपैथी जानने वाले कुत्ते तुमसे ये सारी बातें कर चुके हैं। क्या तुम उनसे दोस्ती कर रही हो? क्या मुझे दोस्ती करना चाहिए? तुम सब की आस्तीनों से मेरे सुहाग का खून बह रहा है। वो बोला, मर्दों और शहज़ोरों की लड़ाई में ऐसा होता है। कमज़ोर मारे जाते हैं, शहज़ोर जिंदा रहते हैं। तुम्हें ऐसे शहज़ोर से दोस्ती करनी चाहिए जो सब पर भारी पड़ता है। तुम्हें मेरी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। अगर फरहाद एक दिन और यहाँ रह जाता तो मेरे हाथों मारा जाता। मैं इस इलाके में किसी टेलीपैथी जानने वाले को जिंदा रहने नहीं दूंगा। क्या इसी तरह फ़ोन पर बोलते रहने से तुम्हारे दुश्मन मर जाएंगे? मर्द बोलते नहीं, बोलने से पहले कर दिखाते हैं। ये बताओ, तमाम टेलीपैथी जानने वालों को यहाँ से कब भगाओगे? सिर्फ चंद दिनों में। यहाँ कोई ख्याल ख्वानी करने वाला दिखाई नहीं देगा, तो फिर चंद दिनों बाद फ़ोन करना। अगर वाकई मेरे खिलाफ कोई ख्याल ख्वानी करने वाला नहीं रहेगा, सब भाग जाएंगे या मर जाएंगे, तो मैं किले और अपने दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल दूंगी। वो खुश होकर कुछ कहना चाहता था, लेकिन सोनिया ने फ़ोन बंद कर दिया। वो कोबरा और बायरन टोड के बारे में सोचने लगा। मैं उसके रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर था। मेरे जाने के बाद उसकी नज़रों में दूसरे टेलीपैथी जानने वालों की कोई अहमियत नहीं थी। उसकी पुश्त पर एक बहुत ही पुरस्कार टेलीपैथी जानने वाला था। वो उसे मिस्ट्री मैन कहता था। उसे जहाँ तक मालूम था, उस मिस्ट्री मैन के कई टेलीपैथी जानने वाले मातिहत थे। अननाउन उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। बाद में मालूम हुआ कि वो एक बहुत ही शातिर इंटरनेशनल सियासी खिलाड़ी था। वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए बड़े बड़े ममालिक के अहम सरकारी और फौजी राज मालूम करता रहता था। उन राजों के ज़रिए उन्हें ब्लैकमेल करता था। जिस मुल्क के हुक्मरान उसके मुतालबात पूरे नहीं करते थे, वो वहाँ दहशतगर्दी और तखरीबी कार्रवाइयाँ कराता। बैनुल अक़वामी मार्केट में मुनशियात और असलहा के ताजिर उसके ज़ेर असर रहते।
यूरोप और एशिया में अंडरवर्ल्ड के कई गॉडफादर भी उसके महकूम और मोहताज रहा करते थे। वो हमेशा गुमनाम रहकर बड़ी खामोशी से जुराइम की दुनिया में हुकूमत कर रहा था। तमाम ममालिक के सियासी मुजरिम उसके एक इशारे पर अपने अपने मुल्क में हंगामी हालात पैदा कर देते थे। सिर्फ चीन, ईरान और लीबिया जैसे चंद ममालिक में उसकी ब्लैकमेलिंग काम नहीं आती थी। जब तक हांगकांग बरतानिया के जेर तसल्लुत रहा, तब तक मिस्ट्री मैन वहाँ के तमाम मुजरिमों, स्मगलरों, करप्ट सियासतदानों और अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाहों पर हुकूमत करता रहा। फिर हांगकांग चीन का एक हिस्सा बन गया, लेकिन वहाँ चीन के सख्त कवानीन नाफिज नहीं किए जा सके, क्योंकि वो पूरा जनूबी इलाका सदियों से जुराइम की आमाजगा बना हुआ था। मुनशियात और असले की फरावानी के बायस दहशतगर्दों और तकरीबकारों पर काबू पाना बहुत मुश्किल था। मिस्ट्री मैन को यकीन था कि इस इलाके में कभी कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी और उसकी खामोश और पुरस्रार हुक्मरानी वहाँ कायम रहेगी। उसे पुरस्रार हुक्मरान इसलिए कहना चाहिए कि नानाका जैसे अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर वगैरह भी किसी मिस्ट्री मैन के वजूद से बेखबर थे। ये नहीं जानते थे कि उनकी योगा में महारत के बावजूद वो उनके दिमागों में चलाता है। योगा के माहिरीन की लाइल्मी में उन्हें अपना मामूल बना लेता है। फिर इसी तरह तमाम गॉडफादर्स और तमाम मुजरिम लाइल्मी में गायब दिमाग रहकर अपनी कमाई का बेशतर हिस्सा मिस्ट्री मैन की तरफ मुंतकिल करते रहते हैं। उसने खुद को इतना पुरस्रार और गुमनाम बना लिया था कि ना उसका कोई नाम था, ना कोई पता ठिकाना। दुनिया का कोई भी शातिर जासूस उसके साए तक भी नहीं पहुंच सकता था। सिर्फ खुदा उसके वजूद से वाकिफ था, या फिर मलिकुल मौत एक दिन उसके पास पहुंचने वाला था। एक दिन उसे पता चला कि नानाका की गलती से मैं हांगकांग पहुंच गया हूं। तब मिस्ट्री मैन को खतरे का एहसास हुआ। उसकी अपनी ज़ात के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन उसके ज़ेर असर रहने वाले मुजरिमों की शामत आ गई थी। फिर बायरन टोड और उसके साथी मिस्ट्री मैन के ज़ेर असर नहीं थे। कोबरा भी आज़ाद और सरफिरा टेलीपैथी जाने वाला था। मेरी मौजूदगी के बायस वहाँ ऐसे टेलीपैथी जाने वालों की भीड़ लगती जा रही थी जो मिस्ट्री मैन के कंट्रोल में नहीं थे। तब उसने अननोन को जिम काफ के दिमाग में बिठाकर हांगकांग पहुंचाया और वहाँ टेलीपैथी के जरिए होने वाले लहू रंग तमाशे देख रहा था। वो समझ रहा था कि ये भीड़ आसानी से नहीं छटेगी। एक एक टेलीपैथी जाने वाले का पता ठिकाना मालूम करके उन्हें अपना मामूल और महकूम बनाना होगा, या उनकी टेलीपैथी समेत उन्हें फना करना होगा। उसने 1 बरस पहले बायरन टोड और हार्वे को ट्रैप करने की कोशिश की थी। वो दोनों इटली और सिसिली के गॉडफादर थे। मिस्ट्री मैन उनके तमाम मुजरिमाना धंधों को अच्छी तरह जानता था। उसने अपने मातियतों के जरिए उन्हें फ़ोन पर धमकी दी थी कि बायरन टोड और हार्वे उसे अपने दिमागों में नहीं आने देंगे तो वो उन्हें अंडरवर्ल्ड के मामलात में नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें आराम और इत्मीनान से धंधा करने नहीं देगा। बायरन टोड ने जवाबन कहा था, हम अच्छी तरह जानते हैं तुम गुमनाम और पुरस्रार बनकर रहते हो। यूरोप के अंडरवर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कई गॉडफादर तुम्हारे ज़ेर असर हैं। वो तुम्हारी टेलीपैथी के सामने मजबूर हैं, मगर हम तुमसे मरूब और मगलूब नहीं होंगे। तुम हमें नुकसान पहुंचाओगे तो हम यूरोप के कई गॉडफादर्स के दिमाग में घुसकर उनकी नींदें हराम कर देंगे। तुम उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देते रहोगे, हम उनके ज़ेर ज़मीन मामलात में उन्हें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अगर अपने तमाम गॉडफादर्स की भलाई चाहते हो तो हमारे मामलात से दूर रहो। मिस्ट्री मैन के मातियत ने कहा, तुम्हारी तरह हम भी टेलीपैथी जानते हैं। हम आपस में दोस्त बनकर दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वालों पर हुकूमत कर सकते हैं। अंडरवर्ल्ड के जितने गॉडफादर्स हैं और बड़े ममालिक के जितने करप्ट सियासतदान हैं, वो सब हमारे ज़ेर असर रहेंगे। बायरन टोड ने कहा, हम दोस्ती करेंगे तो हमें एक दूसरे का पता ठिकाना भी मालूम होगा। तुम हमारी बीवियों और बच्चों के दिमागों में भी पहुंचोगे। हमारे खून के रिश्तों को अजाब में मुब्तला करके हमें घुटने टेकने पर मजबूर करोगे। हमारी और बहुत सी कमज़ोरियाँ मालूम करोगे। हमें सारी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब ना दिखाओ। हमारे अंदर दमखम होगा तो हम अपनी मजबूत टीम के साथ पूरी दुनिया पर ना सही आधी दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे। हार्वे ने पूछा, वैसे तुम कौन हो? किस मुल्क से टेलीपैथी सीख कर आए हो? कुछ अपने बारे में बताओ। मिस्ट्री मैन ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, उनसे राब्ता ख़त्म कर दिया। उस वक्त ये सोचकर खामोश रहा कि अपने अहम मामलात से फुर्सत मिलेगी तो वो बायरन टोड और उसके साथियों का सुराग लगाने की कोशिश करेगा। और अब हांगकांग में उनसे सामना हो रहा था। जिस तरह वो गुमनाम और पुरस्रार बना हुआ था और कोई उसके साए तक नहीं पहुंच सकता था, उसी तरह बायरन टोड भी अपने तमाम टेलीपैथी जानने वाले साथियों के साथ लापता रहता था। वो 1 बरस पहले दोस्ती की पेशकश को ठुकरा चुके थे, उसके फ्रेम में आने वाले नहीं थे। अब चुपचाप उनका सुराग लगाकर उनकी शायरक तक पहुंचना ज़रूरी हो गया था। मिस्ट्री मैन के 2 टेलीपैथी जाने वाले इटली और सिसिली पहुंचे हुए थे। बड़ी राजदारी से वहाँ के अहम अफराद को आलाकार बना रहे थे। वो जानते थे कि हुकूमत फ़ौज के अहम ओहदेदारों तक पहुँचते रहेंगे तो उनके ज़रिए बायरन टोड वगैरह का सुराग मिलता रहेगा। दुनिया के तमाम गॉडफादर्स तमाम मुल्कों के हुक्मरानों और फ़ौज के आला अफसरों के लिए दर्द सर बने रहते थे। कभी दोस्ताना अंदाज इख्तियार करते और कभी मुतालबात पूरे ना होने पर
उन ममालिक में तकरीबी कार्रवाइयाँ करते रहते थे। उन हुक्मरानों और अफसरों के जरिए ही गॉडफादर्स वगैरह का सुराग मिलने की तवक्को की जा सकती थी। अननाउन ने मिस्ट्री मैन की हदायत के मुताबिक साउकॉम कोबरा के एक आलाकार से रब्ता किया। उस आलाकार के दिमाग में जाने से कोबरा से उसकी बातें हुई। अननाउन ने कहा, हांगकांग में टेलीपैथी जानने वाले मुख्तलिफ ममालिक के फौजियों की तरह चले आ रहे हैं। हम और तुम उनसे तनहा नहीं निमट सकेंगे। क्या हमारे इत्तेहाद की कोई सूरत हो सकती है? और क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? बेशक इत्तेहाद में बड़ी ताकत है। हम इस तरह मुत्तहिद हो सकते हैं कि किसी को किसी से कभी कोई नुकसान ना पहुंचे, कोई चालबाजी, कोई धोखा ना हो। जबकि हर टेलीपैथी जानने वाला नाकाबिल एतमाद होता है। हर शख्स दोस्ती के बहाने दूसरे के दिमाग में घुसकर उसे अपना मामूल बना लेता है। अननोन ने कहा, हम एक दूसरे के लिए काबिल एतमाद नहीं हैं, लेकिन जहानत से काम लेकर एक दूसरे का एतमाद हासिल कर सकते हैं। एक दूसरे को अपनी दुश्मनी से महफूज रखने की ज़मानत दे सकते हैं। हम किस तरह एक दूसरे को तहफ़्फ़ुज़ दे सकेंगे? क्या तुमने कोई तदबीर सोची है? हाँ, अगर हम आपस में रिश्तेदार बन जाएं, एक दूसरे की बहन या बेटी से शादी कर लें, तो हम अपनी बहन और बेटी का सुहाग नहीं उजाड़ेंगे, कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। खून के रिश्ते हमें मुत्तहिद करके ज़्यादा ताकतवर बना देंगे। मेरी एक बहन है, जवान है, खूबसूरत है, मैं उसे तुमसे मंसूब कर सकता हूँ। इत्तफाक से मेरी भी एक बहन है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ। उसके सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मैं कत्ल गारतगरी से भरपूर ज़िंदगी गुजारता हूँ, इसलिए अपनी उस बहन को खुद से बहुत दूर रखता हूँ। तुम्हारी बहन जैसी भी होगी, जहाँ भी होगी, मैं उससे शादी करूँगा। क्या तुम मेरी बहन से शादी करोगे? इस सिलसिले में हम एक दूसरे की जायज़ शराइत तस्लीम करेंगे। पहली शर्त तो यह है कि तुम मेरी बहन के दिमाग में जाओगे और मैं तुम्हारी बहन के दिमाग में रहकर उसके ख्यालात पढ़ूंगा। इस तरह हम एक दूसरे की बहन के ख्यालात और मजाज वगैरह को अच्छी तरह समझ सकेंगे। ठीक है, समझने के बाद मैं तुम्हारी बहन से किसी भी मुल्क में मुलाकात करूंगा। तुम मेरी बहन से जहाँ चाहो मिल सकोगे। हम शादी करेंगे, उनके साथ इज़्दिवाजी ज़िंदगी गुजारेंगे। खून के ये रिश्ते मुस्तहकम हो जाएंगे तो फिर हम एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। ये दोस्ती करने और एक दूसरे पर भरोसा करने का बेहतरीन तरीका है। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हें अपनी बहन के दिमाग में पहुंचा रहा हूँ, तुम मुझे अपनी बहन के दिमाग में पहुंचाओ। उन लड़कियों के ख्यालात और मजाज को समझने में देर नहीं लगेगी। हम उनके चोर ख्यालात पढ़कर उनकी खूबियाँ और ख़राबियाँ मालूम कर लेंगे। हम दोस्ती कायम रखने के लिए एक दूसरे की बहन की खूबियों से मोहब्बत करेंगे और उनकी खराबियों को दूर करेंगे। ये प्लानिंग उनके लिए काबिल कबूल थी। वो इस पर अमल करके एक दूसरे का भरपूर एतमाद हासिल कर सकते थे। अन्नाउन ने टेलीफोन के जरिए उस आलाकार को अपनी बहन की आवाज़ सुनाई। कोबरा अपने आलाकार के जरिए उसके दिमाग में पहुंच गया। उसका नाम एंजेला उर्फ एंजी था। वो लंदन में तालीम हासिल कर रही थी, अपने वालिदैन के साथ वहाँ रहती थी। कोबरा ने उसके ख्यालात पढ़े। मालूम हुआ कि वह अन्नाउन की छोटी बहन है और लंदन ईस्ट बॉर्न में अपने वालिदैन के साथ रहती है। अन्नाउन ने एंजी को यह बता दिया था कि ज़ाओकॉम कोबरा नामी एक चीनी बाशिंदे से उसका रिश्ता तय किया जा रहा है। उसे इस रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहिए। अन्नाउन ने टेलीपैथी के जरिए एंजी को कोबरा की तरफ माइल किया, इसलिए वो राज़ी हो गई थी और अब उससे मुलाकात करना चाहती थी। कोबरा ने कहा, मैं किसी भी फर्स्ट फ्लाइट से लंदन आकर तुमसे मुलाकात करूंगा। फिर उसने अन्नाउन को अपनी बहन के दिमाग में पहुंचाया। उसका नाम शीकी ज़ाओ था। कोबरा ने भी अपनी बहन को टेलीपैथी के जरिए अन्नाउन की तरफ माइल किया था। वो भी उससे मिलना चाहती थी। अन्नाउन ने कहा, बड़ी राजदारी से हांगकांग आऊँगा, फिर तुम जहाँ भी रहोगी तुम्हें ख्याल ख्वानी के जरिए इतला देता हुआ तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगा। मियाँ बीवी का रिश्ता सारी ज़िंदगी के लिए होता है। रिश्ता करने से पहले एक दूसरे को समझने और कबूल करने में काफ़ी अरसा लग जाता है, लेकिन चोर ख्यालात के जरिए चंद मिनटों में एक दूसरे की असल हिस्ट्री मालूम हो जाती है। वो दोनों अपने वादे के मुताबिक दूसरे दिन एक दूसरे की बहन तक पहुंच गए और उनसे रूबरू मुलाकात करने तक अच्छी तरह उनके ख्यालात पढ़ते रहे और मुतमईन होते रहे। रूबरू मुलाकात होने पर कोबरा ने अंजी को और अन्नाउन ने शीकी को दिल से पसंद किया। वो दोनों ही जवान और खूबसूरत थीं। अगर ऐसी ना होती तब भी एक दूसरे की दोस्ती और एतमाद हासिल करने के लिए वो उन्हें बीवियां बनाना मंजूर कर लेते। कोबरा ने कहा, मैंने अंजी को दिल से पसंद किया है। तुम भी मेरी बहन शीकी को पसंद कर चुके हो। कल सुबह रजिस्ट्रार के दफ्तर में हम उनसे शादियाँ कर लेंगे। उनसे इज़्दिवाजी रिश्ता कायम होने के बाद हम एक दूसरे पर एतमाद हासिल हो जाएगा। इसके बाद हमें यह सोचना है कि मार्ली तक पहुँचने और उसके किले पर कब्जा जमाने के लिए हमें क्या करना होगा। वो भी किसी ऐसे टेलीपैथी जानने वाले से शादी करना चाहती है जो उसे सारी ज़िंदगी तहफ़्फ़ुज़ देता रहे। अन्नाउन ने कहा, कल तुम्हारी बहन से शादी करने के बाद मैं उसके एतमाद को धोखा नहीं दूंगा। फिर मार्ली तो क्या, किसी भी हसीना आलम से शादी नहीं करूंगा। कोबरा ने कहा, मैं भी तुम्हारी बहन एंजी के एतमाद को धोखा नहीं दूंगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मार्ली का एतमाद हासिल करने के लिए उससे शादी की जाए। हम उसे बीवी बनाने की बजाय बहन बनाएंगे तो वो ये मालूम करके खुश होगी कि हम अपनी बीवियों से मोहब्बत करते हैं।
जब बीवियों को धोखा नहीं दे रहे हैं तो एक बहन को कभी धोखा नहीं देंगे। कोबरा और अननाउन दोस्ती करने, एक दूसरे पर एतमाद हासिल करने और मार्ली के किले तक पहुंचने की ठोस प्लानिंग कर रहे थे और उस पर अमल भी कर रहे थे। बायरन टोड और उसके तमाम साथी इस मामले में बड़ी संजीदगी से गौर कर रहे थे। सोनिया ने उनके दरमियान रस्साकशी पैदा कर दी थी कि जो शहज़ोर होगा और दूसरे टेलीपैथी जानने वालों को मार भगाएगा, वो उसी से शादी करेगी और उसे अपने किले में आने देगी। इस बाजी को जीतने के लिए कोबरा और अननाउन मुत्तहिद हो रहे थे। बायरन टोड ने अपने साथियों से कहा, हम मुत्तहिद हैं, हमें सिर्फ कोबरा और अननाउन तक पहुंचने का रास्ता तलाश करना होगा। वो एक बार हमारी नज़रों में आ गए तो फिर जिंदा सलामत नहीं रह सकेंगे। हार्वे ने कहा, पता नहीं उन्हें तलाश करने में कितना वक्त लगेगा। इस सिलसिले में फरहाद को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हम उसकी भी किसी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर मार्ली तक पहुंच सकते हैं। आंद्रे ने कहा, फरहाद की किसी कमज़ोरी तक पहुंचना मुश्किल है। ये इतना ही आसान होता तो कितने ही दुश्मन उसकी किसी न किसी कमज़ोरी तक पहुंचकर उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर देते। वेककर ब्राइट ने कहा, दूसरे दुश्मन आज तक ऐसा न कर सके। इसका मतलब यह नहीं है कि हम भी ऐसा नहीं कर सकेंगे। बायरन टोड ने कहा, बेशक, अगर एक काम किसी के लिए नामुमकिन होता है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के लिए भी नामुमकिन हो। दूसरा अपनी जहानत और हौसले से इसे मुमकिन बना सकता है। हार्वे ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि फरहाद के बेटों और बहुओं के बारे में किसी तरह ये मालूम किया जाए कि वो सब कहाँ और किन मामलात में मसरूफ़ हैं, तो हम ऐसी मालूमात से फ़ायदा उठाकर फरहाद और मार्ली के लिए दुश्वारियाँ पैदा कर सकते हैं। ये सब कुछ करने के लिए हम फरहाद के बेटों और बहुओं के दिमागों में किस तरह पहुँचेंगे? उनके दिमाग मोम के बने हुए नहीं हैं, वो हमारी ख्याल ख्वानी की गर्मी से नहीं पिघलेंगे। बायरन टोड ने कहा, कुदरती हालात पत्थर को भी पिघला देते हैं। हो सकता है फरहाद के अजीज़ों में कोई बीमार पड़ जाए तो वो सांस रोकने के काबिल नहीं रहेगा, या वो किसी हादसे में ज़ख्मी हो जाए तो वो हमारी सोच की लहरों को अपने दिमाग में आने से नहीं रोक सकेगा। हमें सोचना चाहिए कि उसकी फैमिली के अहम अफराद कितने हैं और हम उनमें से कितने अफराद के दिमागों में जा सकते हैं। वो सांस रोकते रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी तो उनमें से किसी के दिमाग का दरवाज़ा खुलेगा। वो सब सोचने लगे, मेरी फैमिली में मेरे 2 बेटे पारस और पोरस हैं। मेरी एक बहू सानिया और दूसरी बहू शिवानी है। एक होने वाली बहू सबाता है, वो बाबा साहब के दायरे में रहती है। मेरी एक बेटी आला बीबी है और एक बेटा किबरिया है। वो दोनों 15 बरस के हो चुके हैं। बाबा साहब के दायरे में तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं। उनके अलावा अली तैमूर और फहमी भी हैं। बायरन टोड और उसके तमाम साथी मेरे बेटों और बहुओं की आवाज़ों और लहजे मुख्तलिफ औकात में सुन चुके थे। सिर्फ आला बीबी और किबरिया की बातें उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। बायरन टोड ने कहा, कोई मौका हाथ आएगा तो हम उनकी भी आवाज़ें सुन लेंगे। फिलहाल हमें फरहाद के बेटों और बहुओं के दिमाग में जाते रहना चाहिए। वो सब इस बात पर मुत्तफिक होकर ख्याल ख्वानी करने लगे। उनमें से एक ख्याल ख्वानी करता हुआ पारस के पास पहुंचा। पारस ने पराई सोच की लहरों को महसूस करते हुए पूछा, कौन हो, क्यों आए हो? उसने कहा, मैं टेलीपैथी जानता हूँ। पारस ने कहा, यह कहने की क्या ज़रूरत है? टेलीपैथी जानते हो इसलिए मेरे अंदर आए हो? वो बात असल में यह है कि मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। सभी इस दुनिया में अकेले आते हैं और अकेले जाते हैं। तुम्हारी परेशानी क्या है? वो उसके दिमाग से चलाया। आंद्रे ख्याल ख्वानी के जरिए सानी के दिमाग में पहुंचा। उसने भी पूछा, कौन हो, क्यों आए हो? आंद्रे ने कहा, मैं मिस्टर पारस से ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। तुम उसकी वाइफ हो, उसका पता या फ़ोन नंबर बता सकती हो? फ़िलहाल उसका पता ठिकाना मौत को भी मालूम नहीं होगा, फिर मैं कैसे बता सकती हूँ? बाय द वे, तुम मेरे पास क्यों आए हो? पारस के दिमाग में भी जा सकते थे। आंद्रे जिस्मानी तौर पर हाजिर होकर अपने साथियों से बोला, फरहाद की फैमिली के अफराद जिस्मानी और दिमागी तौर पर सेहतमंद हैं। ये हमारी सोच की लहरों को महसूस करते रहेंगे। बायरन टोड ने कहा, हम सब इसी तरह उनके अंदर जाते रहेंगे तो उनके ज़रिए किसी की आवाज़ सुनकर उससे नामालूम फ़र्द को अपना आलाकार बना सकेंगे। फिर उस आलाकार के ज़रिए उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे। हो सका तो उन्हें ज़ख्मी भी कर सकेंगे। हमें इस तरीक़ेकार से कोई ना कोई फ़ायदा ज़रूर हासिल होगा। आंद्रे ने कहा, हाँ, सानी के दिमाग में जाने से एक बात मालूम हुई है। वो नियाग्रा आबशार के पास खड़ी हुई थी, यानी वो कनाडा में है। बायरन टोड ने कहा, यही फ़ायदा है, हमें उनके बारे में कुछ ना कुछ मालूम होता रहेगा। अमेरिका में नई ट्रांसफार्मर मशीन तैयार की गई है। नए टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए जा रहे हैं। सानी वहाँ तनहा नहीं होगी, पारस भी उसके साथ होगा। वो दोनों वहाँ तकरीबी कार्रवाइयों के लिए गए हुए हैं। साइमन ने यकबारगी खुश होकर कहा, मुझे शिवानी के दिमाग में जगह मिल गई है, फ़ौरन मेरे दिमाग में आओ। वो बीमार है, हम उसके ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर सकेंगे। वो सब दूसरे ही लम्हे शिवानी के अंदर पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगे। पता चला वो पोरस के साथ इटली के शहर रोम में है। वो 5 माह बाद माँ बनने वाली है। उसे पेट में कोई तकलीफ़ महसूस हुई थी। पोरस उसे हस्पताल ले गया था। ऐसे ही वक्त साइमन अपने तमाम साथियों के साथ उसके अंदर पहुंच गया। शिवानी के ख्यालात बता रहे थे कि वो स्कॉटलैंड यार्ड की मुलाजमत छोड़ चुकी है।
उसने स्कॉटलैंड यार्ड वालों को ट्रांसफार्मर मशीन का नक्शा ला कर दिया था, लेकिन उसका मुहासबा किया गया कि उसने पहले क्यों नहीं बताया कि वो पोरस के जरिए मशीन का नक्शा लेकर आई है। स्कॉटलैंड यार्ड में ट्रांसफार्मर मशीन तैयार हो चुकी थी। 3J और मशीन के जरिए वहां के निहायत तजुर्बेकार और अहम सुराग रसानों को टेलीपैथी सिखाई जा रही थी। बायरन टोड और उसके तमाम साथी शिवानी के ख्यालात पढ़ रहे थे। पोरस वहां से शिवानी को 2-4 दिनों के लिए बाबा साहब के दायरे में ले गया था। वहां जनाब तबरेज़ी और दीगर अहम अफराद से शिवानी को मिलाया था। जनाब तबरेज़ी ने कहा था कि उसे पोरस के साथ अभी घूमना फिरना और तफरी करना चाहिए। ज़चकी के बाद वो बच्चे को लेकर पोरस के साथ इदारे में आएगी, फिर वहां उसकी रिहाइश का इंतज़ाम किया जाएगा। बायरन टोड वगैरह शिवानी के ख्यालात पढ़कर सिर्फ उतनी ही मालूमात हासिल कर रहे थे जितना कि वो जानती थी। उन्होंने ये मालूम करना चाहा कि पोरस उसके साथ सिर्फ तफरी कर रहा है या किसी अहम मामले में भी मसरूफ़ है। शिवानी की सोच ने कहा पोरस उसे अपने मामलात और तमाम उलझनों से दूर रखता है। वो नहीं चाहता कि उलझनों के बायस शिवानी या बच्चे पर कोई असर पड़े, इसलिए वो उसके साथ हंसता बोलता और मोहब्बत करता रहता है। बायरन टोड ने कहा पहले हम शिवानी पर तनवीमी अमल करेंगे, उसे अपनी मामूला बनाकर उसके दिमाग को लॉक कर देंगे, फिर उसे पोरस से दूर करने के बाद फरहाद अली तैमूर को ब्लैकमेल करेंगे। उन्होंने यही किया। अस्पताल में डॉक्टर ने शिवानी को दवाएं देने के बाद आराम से सोने की हिदायत की और वो सो गई। अगर ना सोती तो बायरन टोड उसे सुला देता। वो जिस्मानी और दिमागी तौर पर कमज़ोर हो गई थी। बायरन टोड ने उसे हिप्नोटाइज किया, उसे अपनी मामूल बनाया, फिर उसके दिमाग को लॉक करके उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़ दिया। उन्होंने मेरी एक बहू को अपने शिकंजे में लेकर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी। बायरन टोड ने मुझसे रब्ता करने के लिए मेरे दिमाग में आना चाहा। मैंने फ़ौरन सांस रोक लिया। उन सबको ये यकीन दिला चुका था कि मैं बाबा साहब के दायरे में आ गया हूँ, जबकि मैं हांगकांग में था। मैंने अपने कमरे की तमाम बत्तियां बुझाकर खिड़कियां बंद कर दी। अब मेरे पास आने वालों को तारीकी में ये मालूम नहीं हो सकता था कि मैं कहाँ हूँ। मैंने दूसरी बार ख्यालख्वानी की लहरों को महसूस करते हुए पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? मैं हूँ बायरन टोड। मैं पूछने आऊँ कि एक तरफ मार्ली तुम्हारे हाथ से छूटने वाली है और दूसरी तरफ तुम्हारे बेटे या बहू पर आंच आ रही है, तो क्या उन्हें बचाने के लिए मार्ली का सौदा करोगे? मैंने फ़ौरन ही जवाब नहीं दिया। पहले शिवानी के दिमाग में पहुंचने की कोशिश की तो उसने सांस रोक लिया। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। फिर बायरन टोड के आलाकार के दिमाग में पहुंचकर बोला, तुमने मेरी बहू का जिक्र किया तो ख्याल आया कि मेरी एक बहू शिवानी माँ बनने वाली है। इन हालात में कुछ कमज़ोर होगी। अभी उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम हुआ कि तुमने उसकी कमज़ोरी से फ़ायदा उठाया है, उसके दिमाग को लॉक किया है। सिर्फ उसके दिमाग को लॉक नहीं किया है, तुम्हारा बेटा पोरस अस्पताल में मौजूद नहीं था, हमने उसकी गैर मौजूदगी से फ़ायदा उठाया है। शिवानी तनवीमी नींद से बेदार होने के बाद हमारे हुक्म के मुताबिक पोरस से दूर चली गई है। सिर्फ हम जानते हैं कि वो कहाँ है। तुम चाहो तो वो तुम्हारे बेटे के पास जिंदा वापस आ सकती है। मैंने कहा, भाई तुम्हारा जवाब नहीं है। ज़बरदस्त चाल चली है, मौके से फ़ायदा उठाया है तुमने तो फरहाद अली तैमूर के हाथ पांव बांध दिए। वो बेचारा हांगकांग छोड़कर चला है, फिर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहे हो। तुमने हांगकांग छोड़ा है, मार्ली को नहीं छोड़ा है। दूर जाने के बाद भी ख्यालख्वानी के जरिए उससे चिपक कर रहते हो। चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। तुम भी हेरा फेरी से बाज नहीं आ रहे हो। अब तक तुमने बाज आने पर मजबूर कर दिया। बेटे और बहू का मामला है, बहू घर और ख़ानदान की इज्जत होती है। अपनी इज्जत को बचाने के लिए जो बोलोगे वो सुनूंगा, जो चाहोगे वो करूंगा। मैं तुमसे कोई बड़ी बात नहीं मनवाऊंगा, बस मुझे मार्ली के दिमाग में पहुंचा दो, मैं उसे हिप्नोटाइज करूंगा। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि वो मेरी मामूला बन चुकी है और तुमने इस सिलसिले में कोई गड़बड़ नहीं की है तो मैं शिवानी को पोरस के पास वापस भेज दूंगा। मैंने कहा, अफसोस, मैंने मार्ली से वादा किया था कि किसी भी टेलीपैथी जानने वाले को उसके दिमाग में पहुंचने नहीं दूंगा, मगर अब तुमने मजबूर कर दिया है। मैं 1 घंटे की मोहलत चाहता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें मार्ली के दिमाग में पहुंचा दूंगा। 1 घंटे बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो 1 घंटे के अंदर शिवानी को हमसे छीन कर ले जाओगे? मैं क्या जानूं कि तुमने उसे कहाँ छुपाया है? मैं उसे कैसे छीन कर ले जा सकता हूँ? तुमने उसे अगवा किया है। तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना चाहिए कि उसे 1 घंटे तक अपने शिकंजे में रख सकोगे। हाँ, हमारा शिकंजा कमज़ोर नहीं है। ठीक है, मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। तुम मुझे मार्ली के दिमाग में पहुँचाओगे। वो राब्ता ख़त्म करके अपने उस आलाकार के दिमाग में चला गया। मैं ज़ेर लब मुस्कुराने लगा। बायरन टोड वगैरह शिवानी की पूरी हिस्ट्री से वाकिफ़ नहीं थे। वो ये तो जानते थे कि उसकी आंखें गैर मामूली हैं, वो अपनी आंखों के ज़रिए किसी को अपना असीर बना लेती है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि शिवानी अंदर से जहरीली है। उसका जहरीला दिमाग आर्जी तौर पर किसी से मुतासिर हो सकता है, लेकिन वो असर ज़्यादा देर कायम नहीं रह सकता। इससे पहले भी एक बार उस पर तनवीमी अमल किया गया था, वो मामूला बन गई थी, लेकिन 2-4 घंटों के बाद तनवीमी अमल का असर ख़त्म हो गया था। इस बार भी यही हुआ। पोरस ने उसके अंदर आकर पूछा, तुम अस्पताल से कहाँ चली गई हो? वो एक बंद कमरे में थी। उसने कहा, दरवाजे और खिड़कियाँ बंद हैं। ये पता नहीं चल रहा है कि मैं इसी शहर के किसी इलाके में हूँ या मुझे किसी दूसरी जगह पहुँचा दिया है। पोरस ने कहा, तुम खामोश रहो, मैं तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़ रहा हूँ।
वो पढ़ने लगा। पता चला कि किसी ख्यालख्वानी करने वाले ने उसे हिप्नोटाइज किया था। जब 1 घंटे बाद तन्वीम नींद से बेदार हुई तो उसके दिमाग में एक ख्याल पैदा हुआ कि अस्पताल से निकलकर टैक्सी में बैठकर एक तरफ जाना चाहिए। वो उस ख्याल के मुताबिक जाने लगी। रूम के मशहूर तारीखी खंडरात के पास पहुंचकर उसने टैक्सी रुकवाई। फिर उसका किराया अदा करके उन खंडरात से गुजरती हुई आसारी कदीमा के दफ्तर में पहुंच गई थी। उस दफ्तर के एक शख्स ने उसे इस कमरे में लाकर कैद कर दिया था। पोरस ने कहा, दुश्मनों ने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था, तुम खुद चलकर यहाँ तक आई हो, अब मेरे मशवरे पर अमल करो। ये ना सोचो कि मैं तुम्हारे दिमाग में आया था। अभी कोई भी तुम्हारे अंदर आकर तुमसे बातें करे तो उसे यही तासुर दो कि तुम पराई सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक लेती हो। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कौन है और क्या चाहते हैं। पोरस उसके अंदर खामोशी से मौजूद रहा, इंतज़ार करता रहा। थोड़ी देर बाद किसी की आवाज़ सुनाई दी, हेलो शिवानी, कैसी हो? ये आर्जी कैद खाना है। तुम्हारे सुसर फरहाद अली तैमूर से सौदा हो रहा है। वो हमारी बात मान लेगा तो तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा। पोरस ने चोर ख्यालात के खाने पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया था। शिवानी उसकी मर्जी के मुताबिक बोली, तुम कौन हो और हमारे पापा से क्या चाहते हो? तुम्हारे पापा हम सबको अच्छी तरह जानती हैं। मेरा नाम साइमन है। मैं इस शहर में रहता हूँ। यहाँ तुम्हें अस्पताल में देखा था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आसानी से तुम्हारे दिमाग में पहुँच सकूँगा, मगर तुम्हारे पेट की तकलीफ ने यह मुश्किल आसान कर दी थी। उसी वक्त शिवानी के दिमाग में बायरन टोड की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा, साइमन, मैंने फरहाद को मजबूर कर दिया है। उसने वादा किया है कि 1 घंटे बाद मुझे मार्ली के दिमाग में पहुंचाएगा। जब मैं मार्ली को हिप्नोटाइज करके अपनी मामूला बनाने में कामयाब हो जाऊंगा तब शिवानी को पोरस के हवाले कर दिया जाएगा। ये बात मैं शिवानी के दिमाग में कह रहा हूँ ताकि उसे भी मालूम होता रहे कि उसके साथ क्या हो रहा है। साइमन ने कहा, मार्ली को मामूला बनाने के बाद भी हमें शिवानी को यरगमाल बनाकर रखना चाहिए। बाद में फरहाद कोई गड़बड़ करेगा तो फिर उसकी कोई कमज़ोरी हमारे हाथ नहीं आएगी। मैं ये बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ। शिवानी को इतनी जल्दी रिहा करने की नादानी नहीं की जाएगी। मुझे एक बात खटक रही है। फरहाद चाहता तो मुझे उसी वक्त मार्ली के दिमाग में पहुंचा सकता था, लेकिन उसने 1 घंटे की मोहलत मांग ली। यानी वो हमें टाल रहा है, कुछ देर कर रहा है। इतनी देर में कोई चाल चलने वाला है? वो मक्कार है, अपनी मक्कारी से बाज नहीं आएगा। यहाँ अपने आलेकारों के जरिए उसे तलाश करेगा। तुम शिवानी के दिमाग पर कब्जा जमा कर इसे अपनी खुफिया रिहाइशगाह के तहखाने में बंद कर दो। साइमन ने कहा, मैं अभी यही कहने वाला था। जब इसे मुस्तकिल कैदी बनाकर रखना है तो इसके लिए वही तहखाना मुनासिब रहेगा। मैं वहाँ तनहा रहता हूँ, ना मेरे दिमाग में कोई आ सकेगा और ना कोई इस तहखाने तक पहुँच सकेगा। साइमन ने शिवानी के दिमाग पर पूरी तरह कब्जा जमाकर उसे गायब दिमाग बनाया। शिवानी उसकी मर्जी के मुताबिक आसारे कदीमा के दफ्तर से निकलकर एक टैक्सी में बैठकर 1 घंटे तक सफ़र करती रही। फिर एक खूबसूरत से बंगले में पहुंच गई। वहां साइमन उसका मुंतजिर था। उसने शिवानी का इस्तकबाल करते हुए मुस्कुराकर कहा, आओ, अब ये घर तुम्हारा है। पता नहीं तुम्हें यहाँ कब तक रहना है। वो उसके ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गई। साइमन ने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं तहखाने में रहना है, उठो यहाँ से चलो। तहखाने में बैठने और लेटने की सहूलतें मौजूद हैं। वो अपना सर पकड़कर बोली, मुझे प्यास लग रही है, पहले पानी पिलाओ फिर मैं चलूँगी। वो फ्रिज खोलकर एक गिलास में पानी डालकर ले आया। वो सोफे से उठकर उसके रूबरू आकर उसके हाथ से गिलास लेकर बोली, मेरी आंखों में कुछ पड़ गया है, तकलीफ हो रही है, ज़रा देखो तो सही। साइमन ने उसकी आंखों में झांक कर देखा तो फिर देखता ही रह गया। उसकी गैर मामूली आंखों की जहरीली कशिश ने उसे जकड़ लिया। वो बोली, तुम इन आंखों के शहर से नहीं निकलोगे। जो पूछूंगी उसका सही जवाब दोगे। बताओ, तुम्हारे दूसरे साथी कहाँ हैं? मैं नहीं जानता और हम में से कोई नहीं जानता कि कौन किस मुल्क और शहर में रहता है। कुछ रोज़ पहले फरहाद अली तैमूर ने बायरन टोड को ट्रैप करके उसे अपना मामूल बना लिया था। उसके ज़रिए हम सबका पता ठिकाना और फ़ोन नंबर मालूम किया था, लेकिन हमारी तकदीर अच्छी निकली, हम बच निकले। हार्वे ने बड़ी हिकमत अमली से बायरन टोड को भी फरहाद के शिकंजे से रिहाई दिलाई है। उसके बाद हमने तय किया था कि एक दूसरे के राजदार होने के बावजूद कभी किसी को अपना पता और फ़ोन नंबर नहीं बताएंगे। शिवानी ने उसकी आंखों में घूरते हुए कहा, मैं जानती हूँ तुम सच बोल रहे हो। इन आंखों के सामने झूठ नहीं बोल सकोगे। इसके बाद भी जो सच है वो बोलते रहो। वो बोलने लगा, आंद्रे मेरे बचपन का साथी है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और एक दूसरे से कभी कोई बात नहीं छुपाते। हमने अपना पता ठिकाना भी एक दूसरे से नहीं छुपाया है। हम कभी कभी छुपकर एक दूसरे से मिलते रहते हैं। शिवानी ने पूछा, वो कहाँ रहता है? क्या अभी उससे मिलने के लिए जा सकते हो? उससे मिलने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद यहाँ आया हुआ है, रात भर जागता रहा था, एक बेडरूम में सो रहा है। मुझे उसके बेडरूम में ले चलो, अपना रिवॉल्वर निकालो। उसने हुक्म की तामील की। रिवॉल्वर निकालकर उसके साथ चलता हुआ बेडरूम में आया जहां अंदरे सो रहा था। शिवानी ने कहा, इसके पैर में गोली मारो, यह जाग जाएगा। उसने ट्रैगर दबा दिया। फायरिंग की आवाज़ के साथ ही आंद्रे के हलक से चीख निकली। वो हड़बड़ाकर बिस्तर पर बैठ गया। अपने जख्मी पैर को दोनों हाथों से पकड़कर तकलीफ से कराहने लगा।
हैरानी से साइमन को देखकर बोला, क्या तुमने मुझे गोली मारी है? साइमन ने कहा, नाराज क्यों होते हो, तुम भी मुझे गोली मारो। उसने रिवॉल्वर को आंद्रे की तरफ उछाला। पोरस उसके दिमाग में पहुंच गया। वो बोला, हम दोनों दोस्त एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहते हैं। मुझे गोली का जख्म मिला है, तुम्हें भी ये जख्म मिलना चाहिए। उसने साइमन की एक टांग पर गोली मारी। वो खड़ा हुआ था। चीख मारकर लड़खड़ाता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। पोरस ने कहा, शिवानी तुम अपने होटल में आओ, मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वो वहाँ से चली गई। पोरस ने ख्यालख्वानी के जरिए मुझसे कहा, पापा मैंने बाजी पलटकर शिवानी को रिहा करा लिया। बायरन टोड के दो ख्यालख्वानी करने वाले साइमन और आंद्रे जख्मी पड़े हुए हैं। मैं मुस्कुराने लगा। पोरस ने पूछा, आपने उनसे 1 घंटे की मोहलत क्यों ली थी? मैं जानता था शिवानी के जहरीले दिमाग में तनवीमी अमल का असर ज़्यादा देर नहीं रहेगा। वो दुश्मनों से निमट लेगी, हम भी उसके दिमाग में मौजूद रहेंगे। मैं अभी शिवानी के पास जाने वाला था, उससे पहले ही तुमने दुश्मनों को उल्टा दिया है। फिर मैंने आलाकार के जरिए बायरन टोड को मुखातिब किया। थोड़ी देर बाद वो अपने आलाकार के दिमाग में आकर बोला, यस मिस्टर फरहाद, मैं एक अहम मामले में मसरूफ़ था। बाय द वे तुम 1 घंटे से पहले आ गए हो। मैंने कहा, मौत अपने वक्त पर आती है, लेकिन हराम मौत वक्त से पहले चली आती है। वह इस बात पर चौंक कर बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुमने 1 घंटे की मोहलत लेकर कोई गड़बड़ की है? दुश्मन की गलतियों से फ़ायदा उठाना चाहिए। तुमने मुझे मोहलत देने की गलती की, मैंने फ़ायदा उठा लिया। अपने 2 साथी साइमन और आंद्रे के पास जाओ, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। वह फ़ौरन ही ख्यालख्वानी करता हुआ साइमन के अंदर पहुंचा तो वो फर्श पर जख्मी पड़ा हुआ था। उसके सामने बेड पर आंद्रे बैठा हुआ था। उनके ख्यालात से मालूम हुआ कि दोनों ने एक ही रिवॉल्वर से गोलियां चलाकर एक दूसरे को जख्मी किया है। बायरन टोड ने हैरानी से पूछा, साइमन ये कैसे हो गया? शिवानी ने अपनी जहरीली आंखों से मुझे जकड़ लिया था। उसने मुझे आंद्रे पर गोली चलाने को हुक्म दिया। मैं अपने आप में नहीं था, मजबूर हो गया था। मैंने अपने साथी को जख्मी किया, फिर रिवॉल्वर उसे दिया तो इसने मुझ पर गोली चला दी। लेकिन ये आंद्रे तुम्हारे पास कैसे पहुंच गया? साइमन ने कहा, हमारी दोस्ती और मोहब्बत एक दूसरे की मौत बन रही है। ये मुझसे मिलने आया था, अब मेरे साथ मौत से मिलने वाला है। बायरन टोड ने कहा, ओह गॉड, तुम दोनों की अहमकाना दोस्ती के बायस मेरी टीम से तुम्हारे जैसे 2 ख्यालख्वानी करने वाले कम हो रहे हैं। मुझे हांगकांग में अपनी ताकत बढ़ानी चाहिए, मगर ये ताकत कम हो रही है। पोरस ने आंद्रे के जरिए कहा, हमारी दोस्ती को हमाकत ना कहो, अहमक तो तुम हो। 1 घंटे बाद माली के दिमाग में पहुंचने का ख्वाब देख रहे थे। साइमन ने कहा, आंद्रे ठीक कहता है, फरहाद के खिलाफ कोई दूसरी कार्रवाई करते तो वो शायद इस बुरी तरह इंतकाम न लेता। तुमने फरहाद की खानदानी इज्जत पर हाथ डाला था, उसकी बहू को यरगमाल बनाया था। तुमने बहुत बड़ी गलती की और उसका भयानक नतीजा हमें मिल रहा है। वहां हार्वे और बेकर ब्राइट भी आ गए थे। हार्वे ने कहा, शिवानी यहाँ से जा चुकी है, तुम दोनों एक टांग से जख्मी हो, यहाँ से अपनी कार में बैठकर अस्पताल जा सकते हो। जख्मों की मरहम पट्टी कराओ, हम तुम्हारे दिमागों को लॉक करेंगे। साइमन ने कहा, बच्चों जैसी बातें ना करो, यह सब कुछ शिवानी ने तनहा नहीं किया होगा, पोरस भी उसके साथ होगा। क्या वो हमें जख्मी छोड़कर चला जाएगा? मुझे तो अपने सामने मौत नजर आ रही है। आंद्रे ने कहा, बायरन टोड ने मार्ली तक पहुंचने की जल्दी की। आज तक फरहाद की फैमिली की खवातीन को किसी ने अगवा करने और यरगमाल बनाकर रखने की नादानी नहीं की। अब वो हमारी टीम के किसी फर्द को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। हम जा रहे हैं, तुम सब हमारे पीछे बारी बारी आओगे। पोरस ने उसके जरिए साइमन का निशाना लेकर गोली मार दी, फिर इस रिवॉल्वर को उसकी कनपट्टी पर रखा और गोली चला दी। बायरन टोड, हार्वे और बेकर ब्राइट अपने मुर्दा साथियों के दिमागों से निकल गए। उन्होंने मार्ली तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा नुकसान उठाया था। अपने 2 टेलीपैथी जानने वालों से महरूम हो गए थे। मैंने उनके आलाकार के दिमाग में आकर कहा, मैं हांगकांग में नहीं हूं, तुम लोगों के लिए यहाँ का मैदान खाली छोड़ चुका था। तुम्हें इन टेलीपैथी जानने वालों से निमटना चाहिए था जो यहाँ तुम्हारे मुकाबले पर है, लेकिन तुम मुकाबले का मैदान छोड़कर मेरे पीछे आ गए। क्या ये तुम्हारी नादानी नहीं थी? बायरन टोड ने झुंझलाकर कहा, हम नादान नहीं हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक तुम मार्ली के दिमाग से हमेशा के लिए नहीं जाओगे, तब तक हम दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से लड़ते ही रहेंगे। आखिरकार इस मैदान से जीत कर आएंगे तो पता चलेगा कि तुम पहाड़ बनकर पहले की तरह रास्ते में खड़े हो। हार्वे ने कहा, असल रुकावट तो तुम हो, हम तुमसे जानलेवा दुश्मनी नहीं कर रहे थे, पुरअमन तरीके से कह रहे थे कि हमें मार्ली के दिमाग में पहुंचाकर वहां से हमेशा के लिए चले जाओ। क्या पुरअमन तरीका यही होता है कि किसी की बहू बेटी को अगवा करो? तुम लोगों ने जितनी बड़ी गलती की उतनी बड़ी सज़ा मिल गई। मैं अब भी तुम्हें समझाता हूँ, सही रास्ते से मार्ली का दिल जीत लो। उसे एक ख्यालख्वानी करने वाले साथी की ज़रूरत है। मैं हमेशा उसका बॉडीगार्ड बनकर नहीं रहूँगा। वो जब भी किसी टेलीपैथी जानने वाले पर एतमाद करेगी, मैं उसी वक्त मार्ली को तीसरी शादी की मुबारकबाद देकर उसके दिमाग और उसके किले से हमेशा के लिए चलाऊँगा। मैं उनके आलाकार के दिमाग से चलाया। मुझे इस मामले में ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं थी। सोनिया ने उन सबको शादी की ऑफ़र करके उन्हें उलझा दिया था। वो खूब समझती है कि भौंकने और काटने वाले कुत्तों को किस तरह आपस में लड़ाया जाता है। कोरोना पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक कर दिया गया।
उन्हें शुबा था कि कोरोना ने जिस नीम पागल को अपना शौहर बनाकर रखा था वो शख्स पुरस्कार है। कोरोना के जाल में फंसने से पहले वो उसे छोड़कर चला गया है। आइंदा वो ज़रूर कुछ करने वाला है। उन्होंने कोरोना को अपनी मामूला बना लिया था और अपने इत्मीनान के लिए बारी बारी उसके दिमाग में मौजूद रहने लगे थे। उसे वहाँ से मॉस्को ले जा रहे थे। दिन रात उसके दिमाग में रहने से ये पता चल रहा था कि कोरोना ने जिस पुरस्कार शख्स को अपना शौहर बनाया था वो टेलीपैथी नहीं जानता है। अगर जानता तो कोरोना को हैप्नोटाइज करते वक्त उसके दिमाग में मौजूद रहता और उसके तनवीमी अमल को नाकाम बना देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बाद भी एक रात एक दिन गुजर गया था। अब दूसरे दिन वह कोरोना के साथ मॉस्को पहुंचने वाले थे, लेकिन अब तक उसके दिमाग में कोई नहीं आया था। अगर कोई आता तो वह कोरोना के चोर ख्यालात से उसके बारे में मालूम कर लेते। जिस मखसूस आवाज़ और लहजे के ज़रिए उसके दिमाग को लॉक किया गया था, पारस ने इस आवाज़ और लहजे को जहन नशीन कर लिया था। कभी ज़रूरत के वक्त उसके अंदर खामोशी से जा सकता था और उसके ज़रिए तेजपाल और उसके साथियों के बारे में बहुत कुछ मालूम कर सकता था। उसकी मालूमात का दूसरा ज़रिया जोसेफ विस्की था। उसे बहुत पहले अपना मामूल बना चुका था। 3 दिन गुजरने के बाद तेजपाल भी मुतमईन हो गया था कि कोरोना को पूरी तरह अपने ज़ेर असर कर लिया गया है और उसके दिमाग को लॉक कर दिया गया है। आइंदा कोई उसके अंदर नहीं आ सकेगा और ना उसकी मसरूफियात के बारे में मालूम कर सकेगा। तेजपाल ने हर तरफ से मुतमईन होकर कहा, अब मुझे इत्मीनान है। तुम लोग चाहो तो मैं मशीन से गुजर कर तुम्हारी तरह टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लूँगा। बेजोन, माइक मूरो और जोसेफ विस्की सभी दिल से ये चाहते थे कि तेजपाल भी टेलीपैथी सीख ले। उन्होंने इस सिलसिले में कई बार उसे कहा था, लेकिन वो जाने अनजाने दुश्मनों की तरफ से मुतमईन नहीं था। ख़ास तौर पर कोरोना ने बड़ी रॉबर्ट के दिमाग में जल्जले पैदा करके बड़े मसाइल पैदा कर दिए थे। अब वो मसाइल नहीं रहे थे। कोरोना को शिकंजे में कस लिया गया और बड़ी रॉबर्ट उसके दिमाग को भी लॉक करके उसे दुश्मनों से बचा लिया गया था। हर तरफ से इत्मीनान हासिल करने के बाद तेजपाल राज़ी हो गया। उसके तमाम टेलीपैथी जानने वाले साथियों ने अपनी निगरानी में उसे मशीन से गुजारा। बिलाखिर उसने टेलीपैथी सीख ली। इंसान अपने तौर पर मौत और मुसाइब से बचते रहने की हर मुमकिन कोशिशें करता रहता है। कदम कदम पर मोहतात रहता है, फिर भी किसी न किसी रास्ते से मुसीबतें आती ही रहती हैं। तेजपाल हर पहलू से मोहतात रहा था। इसके बावजूद ये नहीं जानता था कि पारस कोरोना और जोसेफ के दिमागों में आता रहता है। जब उसे मशीन से गुजारा जा रहा था तब वो जोसेफ विस्की के अंदर मौजूद था। मशीन से गुजारने के बाद जब उस पर तनवीमी अमल करके उसके दिमाग को लॉक किया जा रहा था तब भी पारस मौजूद था। जिस मखसूस आवाज़ और लहजे से उसके दिमाग को लॉक किया गया था, पारस ने भी उस आवाज़ और लहजे को जहन नशीन कर लिया था। उसकी जगह कोई और दुश्मन होता तो अब तक तेजपाल और जोसेफ के दिमागों में रहकर रूस में उनका इक़्तिदार उनसे छीन लेता। तेजपाल की पूरी टीम को अपना गुलाम बना लेता। लेकिन मुझे और मेरे बेटे को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम दुश्मनों के अंदर सिर्फ इसलिए सुरंग बनाते हैं कि उनके अंदर की साजिशों से वाकिफ़ होते रहें। जब तक वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते तब तक हम कभी उनसे ना उनका इक़्तिदार छीनते हैं, ना ही उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाते हैं। तेजपाल की टेलीपैथी सीखने की खुशी में उस रात जश्न मनाया गया। रूस के अकाबरीन, आला ओहदेदार और फौजी अफसरान इस जश्न में शरीक हुए। इस तवील अरसे में तेजपाल के तमाम टेलीपैथी जानने वालों ने रूस के अक्सर अकाबरीन, फ़ौज के तमाम आला अफसरान को और आला ओहदेदारों को अपना मामूल बना लिया था। वहाँ नाच गाने और खाने पीने की तकरीब में कोरोना भी आई थी। उसके दिमाग में ये बात नक्श की गई थी कि वो तेजपाल की टीम में एक अहम टेलीपैथी जानने वाली है और हमेशा उनकी वफादार रहेगी। तेजपाल ने पहली बार कोरोना को इस तकरीब में देखा। उससे कोरोना का तारुफ कराया गया। वह जवान, खूबसूरत और इंतहाई पुरकशिश थी। तेजपाल के सीने में जैसे दिल नहीं पत्थर था। वह कभी किसी हसीन औरत से मुतासिर नहीं होता था, कभी किसी से दोस्ती नहीं करता था। वो 45 बरस का कमारा था। कोरोना को देखकर पहली बार उसके दिल की धड़कनें कुछ तेज़ हो गईं। वह कोई गैर मामूली हसीना नहीं थी, लेकिन उम्र के किसी न किसी हिस्से में दिल किसी न किसी से मुतासिर ज़रूर होता है। वो भी बेख्तियार मुतासिर हो गया था। बड़े हॉल में बालरूम डांस हो रहा था। तेजपाल ने उससे पूछा कि मेरे साथ रक्स करोगी? वो मुस्कुराते हुए उसके बाजू में आकर उसके साथ रक्स करने लगी। जिंदगी में पहली बार एक शादाब और जरखेज़ बदन उसके बाजू में आया था और उसके बदन से लग रहा था वो सहरज़दा होने लगा। उसने कहा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन ये नहीं जानता कि तुम्हारी ज़िंदगी में कोई खूबरू जवान आया है या नहीं। वो मुस्कुराकर बोली, ये जानना क्या मुश्किल है, टेलीपैथी जानते हो, मेरे चोर ख्यालात पढ़कर बहुत कुछ मालूम कर सकते हो। वैसे एक बात कह दूँ, मुझे नौजवान अच्छे नहीं लगते, वो ना तजुर्बेकार होते हैं, ज़िंदगी इस तरीके से गुजारना नहीं जानते। तुम्हारे जैसे उम्र सीधा कमारे अपने ख्यालात से जंग करते करते फौलाद बन जाते हैं। मुझे फौलादी मर्द पसंद है। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो बड़ी अदा से हंसते हुए बोली, नेक ख्याल है। अगर तुम संजीदगी से मुझे प्रपोज करोगे तो मैं तुमसे साफ और सीधी बात करूंगी। तुम मेरे दिल की बात कह रही हो। मैं साफ और सीधी बात करने वाली लड़की को अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूँ। आर यू श्योर? यस आई एम। तुम हमेशा सच बोलती रहोगी तो मुझे हमेशा जीत लिया करोगी।
मेरी ज़िंदगी में एक नीम पागल जवान आया था। वो कुछ अजीबोगरीब किस्म का था। उसने कई बार बुरे वक्तों में मेरी मदद की थी। मैं उससे मुतासिर हो गई थी। मैंने उसके साथ चंद रातें गुजारी हैं। तेजपाल ये सारी बातें जानता था। उसने अनजान बनकर पूछा, अब वो जवान कहाँ है? गॉड नोज बेटर। वो अचानक मेरी ज़िंदगी में आया, फिर अचानक ही कहीं गुम हो गया। मुझे याद है वो आखिरी बार मेरे साथ ट्रेन में सफ़र कर रहा था। अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर मुझे कुछ होश नहीं रहा। जब होश आया तो तुम्हारे साथ ही अस्पताल में मेरा इलाज करा रहे थे। अब मैं उनके साथ यहाँ आ गई हूँ। वो ये सब कहने के बाद परेशानी से पारस के मुतल्लिक सोचने लगी। वो कौन था, अचानक कहाँ चला गया? मैं यहाँ आ गई हूँ। शुरू से मेरा इरादा यही था कि मैं रूस जाऊँगी और वहाँ एक नुमाया मुकाम हासिल करूँगी। मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है, मगर वो बहरूपिया कहाँ गुम हो गया? तेजपाल ने मुस्कुरा कर कहा, तुम ख्यालात की रवानी में भूल रही हो कि मैं ख्याल ख्वानी जानता हूँ। वो चौंक कर बोली, ओह सॉरी, मैं ख्यालों में खो गई थी। मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने मुझे हिप्नोटाइज़ किया है। मैं वक्त बेवक्त उसके शहर में खो जाती हूँ। उसकी शख्सियत दिल फरेब होगी, इसलिए उसकी तरफ खिंची जाती हो, दिल बेकाबू हो जाता है। इसलिए तो कहती हूँ उसने ज़रूर मुझे हिप्नोटाइज़ किया है, वरना उसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। मैं क्यों ख्वामख्वाह उसके बारे में सोचने लगती हूँ? तुम्हारी लाइफ में कोई दूसरा आएगा तो वो तुम्हारी ख्वाबों और ख्यालों से निकल जाएगा। एक बात सच कहती हूँ, तुम्हारी शख्सियत भी कुछ कम दिल फरेब नहीं है। तुम उसे मेरे दिल और दिमाग से मिटा सकते हो। वो खुश हो गया, कहने लगा, मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत और तवज्जो दूंगा कि तुम उसे तो क्या, सारी दुनिया को भूल जाओगी। यू आर सो नाइस टू मी, आई लव यू। मगर मैं यकीन करना चाहती हूँ कि उस जवान ने मुझे हिप्नोटाइज नहीं किया है। मैं यकीन दिलाता हूँ, हम सब ने तुम्हारे चोर ख्यालात पढ़े हैं, तुम उसके ज़ेर असर नहीं हो सकता है वो टेलीपैथी जानता हो, चुपचाप मेरे अंदर आकर मुझे अपने बारे में सोचने पर मजबूर करता हो। वो हंसते हुए बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। माइक मूरू ने तुम पर तनवीमी अमल करके तुम्हारे दिमाग को लॉक कर दिया है। ना वो शख्स तुम्हारे अंदर आ सकता है और ना ही अल्पा कभी तुम्हें परेशान करेगी। कोरोना ने बातों ही बातों में ये उगलवा लिया कि उस पर तनवीमी अमल किया गया है और आमिल माइक मूरू है। तेजपाल ने कहा, तुम्हारे तमाम दुश्मनों को तुमसे दूर करने के लिए ऐसा किया गया है। तुम बिल्कुल महफूज हो और अपने दोस्तों में हो। वो दिल ही दिल में सोचने लगी, टेलीपैथी जानने वाले दोस्त कैसे होते हैं ये मैं खूब समझती हूँ। मेरा दिमाग लॉक करने और मुझे दुश्मनों से बचाए रखने के बहाने अपनी मामूला बना चुके हो। वो ये सोचकर परेशान हो रही थी कि तनवीमी अमल से कैसे निजात हासिल करेगी। वो एक मामूला थी, अपने आमिल के खिलाफ सोच भी नहीं सकती थी। उसका ज़हन अमल के शिकंजे में था। वो अपनी आज़ादी के लिए खुद किसी तरह की भी कोशिश नहीं कर सकती थी। उस वक्त वही याद आ रहा था, कहाँ हो तुम, क्यों मुझे छोड़कर चले गए? तुम तो मेरे बुरे वक्तों में काम आते हो। इससे बुरा वक्त और क्या होगा? इन्होंने मुझे कनीज़ बना लिया है। ये मेरे मजाज के खिलाफ है। इतनी बड़ी दुनिया में सिर्फ तुम्हें बरतर समझती हूँ, किसी और से कमतर होकर नहीं रहूँगी। मुझे बचा लो, कहाँ हो तुम? वह फिर ख्यालात से चौंक गई। तेजपाल ने आकर कहा, सॉरी, कर्नल ने अचानक मुझे मुखातिब किया था। मैं उससे बातें करने लगा। इस तकरीब में सभी मेरे मेहमान हैं, मुझे सबसे मिलना और बातें करना चाहिए। तो फिर मेहरबानी करो, मुझसे फिर किसी वक्त बातें कर सकते हो। मैं तो सिर्फ तुमसे ही बातें करना चाहता हूँ। तुम चाहो तो हम पार्टी के बाद कहीं वक्त गुजारेंगे। बहुत रात हो जाएगी और हमारा रात गुजारने वाला कोई रिश्ता नहीं है। एम आई राइट? हाँ ये तो ठीक है, मगर मैं आज ही शादी की बात तय करना चाहता हूँ। ये कोई मसला नहीं है। मेहमानों से मिलते रहो, मेहरबानी करते रहो और ख्याल ख्वानी के ज़रिए मुझसे बातें करते रहो। तुम दूसरों के साथ मसरूफ़ रहोगे, ख्याल ख्वानी नहीं कर सकोगे, इसलिए मैं तुम्हारे दिमाग में रहकर बोलती रहूँगी। ये तरीका अच्छा है। मैं बज़ाहिर दूसरों से मिलता रहूँगा, मगर अंदर ही अंदर तुमसे बातें करता रहूँगा। वह मुस्कुराता हुआ एक आला हकीम की तरफ चला गया। कोरोना को यह बताया गया था कि टेलीपैथी जानने वालों की टीम में तेजपाल सबसे अहम है। बेजोन, माइक मूरो, बडी रॉबर्ट और जोसेफ विस्की उस पर अंधा एतमाद करते हैं और उसके मशवरों पर आंखें बंद करके अमल करते रहते हैं। इसीलिए वो उस असल मोहरे में दिलचस्पी ले रही थी। उसके दिलो दिमाग पर हुकूमत करते हुए उसके तमाम साथियों को अपना मामूल बना सकती थी। उसने बेजोन के पास आकर कहा, मैं अपनी ज़िंदगी का एक अहम फैसला करना चाहती हूँ, मगर तुम लोगों की मर्ज़ी के बगैर ये फ़ैसला नहीं कर सकूंगी। वो बोला, अब तुम हमारी अपनी हो, हम तुम्हें बेहतरीन मशवरे देंगे। किस किस्म का फ़ैसला करना चाहती हो? तेजपाल मुझे पसंद है, शादी के लिए प्रपोज कर रहे, मगर मैं तुम सबकी रजामंदी से शादी करूंगी। हम इस पार्टी में देख रहे हैं कि वह मेहमानों से रस्मी गुफ्तगू करके बार बार तुम्हारे पास चलाता है। हमने उसे कभी किसी औरत के करीब नहीं देखा। आज वो तुम्हारे इतने करीब आ गया कि तुम्हें बाजू में लेकर डांस कर रहा था। माइक मूरू ने कहा, यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हमारा गाइड, हमारा रहनुमा शादी करेगा, घर बसाएगा। उसे कभी किसी औरत से खुशियाँ नहीं मिली, तुमसे मिलेंगी। हम तुम्हें उसके लिए रिजर्व रखेंगे, तुम उसे खुश करती रहोगी। क्या मैं खुश करने वाली बाजारी औरत हूँ? मुहज़्ज़ब तरीके से नहीं कह सकते कि मैं बीवी बनकर उसे खुश रख सकती हूँ। हमारे तेजपाल का जी चाहेगा तो बीवी बनाएगा, वरना दाश्ता बनाकर रखेगा। क्या तुम इनकार कर सकोगी? वो माइक मूरो की मामूला थी, सर झुकाकर बोली, नहीं, तुम जो चाहोगे वही करूँगी।
मैं अभी तेजपाल से कहता हूँ, वो पार्टी के बाद तुम्हें अपने साथ रात गुजारने के लिए ले जाएगा। तेजपाल ने उनके करीब आते हुए कहा, मैं कोरोना के दिमाग में रहकर तुम लोगों की बातें सुन रहा था। माइक, ये तुम्हारी मामूल है, मगर इसे कनीज ना समझो। ये मेरी वफादार बीवी बनकर नहीं रहेगी, तब इसके साथ कनीज़ों जैसा बर्ताव किया जाएगा। माइक ने कहा, पॉल, इसे वफा की उम्मीद ना रखो, ये खूबसूरत नागिन है। इसने अल्पा जैसी मक्कार औरत को फ़रेब दिया है, हमारे बड़ी रॉबर्ट के दिमाग में जलजले पैदा किए। अगर हम बर वक्त इसे तिब्बी इमदाद ना पहुंचाते तो वो दिमागी मरीज बन जाता। इस मक्कार औरत की हिस्ट्री हमारे सामने है, हम इसे तुम्हारी दाश्ता बनाकर रखेंगे। तेजपाल ने कहा, तुम सब हमेशा मेरे मशवरों पर अमल करते रहे हो, मैं भी तुम्हारे मशवरों पर अमल करूंगा। ये मुझे दुनिया की सबसे हसीन औरत लग रही है। मैं इसकी मक्कारियों को समझने के बावजूद इसकी तरफ खिंचा जा रहा हूँ। इसकी मर्जी से इसे हासिल करने के लिए शादी भी कर सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा? ये धोखा देगी तो हम सब इसे जहन्नुम में पहुंचा सकते हैं। बेजोन ने कहा, पॉल, इसे इसकी औकात में रहने दो, शादी के झमेले में ना पड़ो, इसे अपने बंगले में ले जाओ। बेजोन की बीवी मोनोरीटा ने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे सामने एक औरत को शादी के बगैर बंगले में ले जाने का मशवरा दे रहे हो? तेजपाल, इनकी बातों में ना हो, पहले इससे शादी करो। पारस मोनोरीटा के दिमाग में घुसा हुआ था। वो उसकी मर्जी के मुताबिक कोरोना की हमायत में बोलकर उसे उस रात तेजपाल से दूर रखना चाहती थी। माइक मूरो ने कहा, मोनोरीटा, तुम इस मामले में ना बोलो, तुम इसे नहीं जानती हो। इतना जानती हूँ कि ये मेरी तरह औरत है और मैं शादी के बगैर इस औरत की इंसल्ट नहीं होने दूंगी। माइक ने कहा, बेजोन, अपनी वाइफ को समझाओ, ये यहाँ से जाए और मेज़बानी करे। बेजोन से क्या कहते हो? मैं भी तेजपाल के लिए तुम लोगों की तरह अहम हूँ, टेलीपैथी सीखने वाली हूँ, तुम्हारी टीम के अहम मेंबर हूँ। मेरे खिलाफ बोलोगे तो गोली मार दूंगी। तेजपाल ने कहा, दुश्मनों की तरह गोली मारने की बात ना करो, हम सब दोस्त हैं। बेजोन ने कहा, यह धोखा बर्दाश्त नहीं करती है। एक बार इसे शुबा हुआ था कि मैं इससे छुपकर किसी दूसरी औरत से मिलता हूँ, इसने मुझ पर गोली चलाई थी, मैं किसी तरह बच गया। बड़ी मुश्किलों से शुबा दूर किया, तब इसका गुस्सा ठंडा हुआ था। ये वाक़या मैंने तुम लोगों को सुनाया था। हाँ, हमें याद है। मैं मोनारीटा को समझाता हूँ, दिमाग ठंडा रखे, मैं पहले कोरोना से शादी करूँगा। ये आज रात तुम्हारे साथ रहेगी, कल मैं से शादी करूँगा। अब तो खुश हो मोनोरीटा? वो खुश होकर बोली, तेजपाल, हम बरसों से तुम्हारी जहानत को तस्लीम करते आ रहे हैं, तुमने अपनी जहानत से यह झगड़ा ख़त्म कर दिया है, वरना मैं। उसने बात अधूरी छोड़कर माइक मूरो को नागवारी से देखा। वो सब मेहमानों की तरफ चले गए। मोनोरीटा ने पारस की मर्जी के मुताबिक माइक के करीब से गुजरते हुए धीमी आवाज़ में कहा, कुत्ता, बार्किंग डॉग। वो कोरोना के साथ बातें करते हुए चली गई। वो गुस्से से पीछे आते हुए बोला, तुमने मुझे डॉग कहा है? वो बोली, तुम्हारे कान बज रहे हैं, मैंने कुछ नहीं कहा है, कानों में तेल डाला करो। फिर वो कोरोना से बोली, तुम फिक्र न करो, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो सामने आकर बोला, ये अभी तुम कुत्ता किसे कह रही हो? क्या यहाँ कोई भौंक रहा है? मैं कोरोना को कुत्तों की मिसाल दे रही हूँ, तुम आदमी होकर क्यों भौंक रहे हो? तुम कोरोना को जलील करना चाहते हो, इसे तेजपाल की बीवी नहीं दाश्ता बनाना चाहते हो। इसके बाद तुम भी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हो, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। ऐसा हुआ तो तुम्हें गोली मार दूंगी। तेजपाल ख्याल खोनी के जरिए बातें सुन रहा था। उसने बेजोन से कहा, तुम्हारी वाइफ गुस्से की बहुत तेज है, औरतों के मामले में बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करती है। मैंने कह दिया कि कोरोना से शादी करूंगा, फिर भी वो माइक के पीछे पड़ी हुई है, अभी उसे चैलेंज कर रही है। मैं अपनी वाइफ को अच्छी तरह जानता हूँ, माइक ने फिर किसी बात पर इसे गुस्सा दिलाया होगा, वो ख्वामखा नहीं लड़ती है। ये बयान किया जा चुका है कि कोरोना का बाप एक इसराइली जासूस था। उसने एक रूसी जासूसा से शादी की थी जिसने कोरोना को जन्म दिया। उसके जासूस बाप जॉन का ख्याल था कि वो रूसी जासूसा को अपने ख्यालात में डालकर उसे रूस के खिलाफ काम करने पर आमादा कर लेगा, लेकिन जासूसा ने उसे अपने शहर में जकड़ लिया था। वो उसके साथ एक अहम राज चुराकर रूस गई तो चोरी का भेद खुल गया। जॉन एक मुजरिम बन गया। इसराइल वापस जाता तो उसे गोली मार दी जाती, इसीलिए वो रूस में ही रह गया। वहाँ की इंटेलिजेंस का एक आला अफसर बन गया। उसकी बेटी कोरोना माँ बाप से दूर इसराइल के सरकारी इदारे में परवरिश पा रही थी। वो बहुत ही ज़हीन और हाजिर दिमाग थी। उसकी जहानत के पेश नज़र उसे आर्मी इंटेलिजेंस ट्रेनिंग सेंटर में दाखिल किया गया, तो वहाँ वो नुमाया कामयाबियाँ हासिल करती रही। एल्पा ने उसे टेलीपैथी सिखाई। वो उसे धोखा देकर इसराइल से फरार हो गई। वो बड़े बड़े ख्वाब देखती थी और ख्वाबों की ताबीर के लिए भरपूर जद्दोजहद करती थी। इसी जद्दोजहद के नतीजे में मॉस्को पहुंची हुई थी। 20 बरस के अरसे में उसका बाप जॉन आर्मी इंटेलिजेंस का डायरेक्टर जनरल बन गया। उसकी माँ भी इसी शोबे में एक आला ओहदेदार बन गई। तेजपाल ने इस तकरीब में तमाम रूसी अकाबरीन को मुखातिब करते हुए कहा, मैंने टेलीपैथी का इल्म हासिल करने की खुशी में आप हजरात के शायान शान ये पार्टी दी है। यहाँ मेरे मेहमानों में मिस्टर जॉन है जो कभी इसराइली इंटेलिजेंस में थे, मिसिस जॉन भी मौजूद हैं। ये दोनों अपनी एक बेटी को इसराइल में छोड़ आए थे। वो बेटी जवान हो चुकी है। उसका ये रिकॉर्ड यहाँ मौजूद है कि उसने वहाँ आर्मी इंटेलिजेंस में कितनी नुमाया कामयाबियाँ हासिल की हैं और टेलीपैथी का इल्म भी हासिल किया। मैं आप सब और खुसूसन मिस्टर और मिसिस जॉन को ये खुशखबरी सुनाता हूँ
कि वो बेटी रूस में अपनी खिदमात इंजाम देने के लिए यहाँ आ गई है। मिसिस जॉन ने खुश होकर बेचैनी से पूछा, मेरी बेटी यहाँ आ गई है? कहाँ है? मिस्टर पॉल, वो कहाँ है? तेजपाल ने करोना को स्टेज पर बुलाया, उसका मजीद तारुफ कराने लगा। सब लोग तालियां बजाने लगे। माँ बाप ने आकर उसे प्यार किया, गले से लगाया। वो गले लगकर धीमी आवाज़ में बोली, मैं ऐसे माँ बाप से नफरत करती हूँ जो मुझे बेयारो मददगार वहाँ छोड़ाए थे। अपनी सफाई में कुछ ना कहना, मैं नादान बच्ची नहीं हूँ। माँ बाप के खुशी से खिले हुए चेहरे मुरझा गए। माँ ने कहा, बेटी नफरत करो मगर हमारे साथ रहो, मैं तुम्हें देखकर जीती रहूंगी। बाप ने कहा, तुम नाराज़ रहो मगर हमारी तौहीन न करो, साथ रहोगी तो रफ्ता रफ्ता नाराज़गी दूर हो जाएगी। उसका बाप इंटेलिजेंस का डीजी था, वो उसके ज़रिए भी वहाँ के अहम इदारों में घुस सकती थी। उसने कहा, तुम लोगों ने वालिदैन का फ़र्ज़ अदा नहीं किया, मैं बेटी का फ़र्ज़ अदा करूँगी, तुम्हारे साथ रहा करूँगी। इस तकरीब के इख्तिताम पर तेजपाल ने उसके वालिदैन से कहा, बरसों से बिछड़ी हुई बेटी आपको मिल गई है, अच्छा है, ये आपके साथ रहेगी। लेकिन ये बता दूं कि मैं कल इससे शादी करने वाला हूँ, उम्मीद है आपको एतराज़ नहीं होगा। माँ बाप ने खुश होकर कहा, यह हमारी बेटी की खुशकिस्मती है। तुमने यहाँ मशीन तैयार की, इसी मुल्क में टेलीपैथी जानने वाले पैदा कर रहे हो, तुम इस मुल्क के बेताज बादशाह हो, हमारी बेटी यहाँ हुकूमत करेगी। माँ ने कहा, मुझे तो खुशी से नींद नहीं आएगी, इससे शादी का बाकायदा ऐलान होना चाहिए। पॉल ने कहा, मैं और मेरे साथी ख्याल ख्वानी के जरिए तमाम मुकाबरीन को ये खुशखबरी सुनाएंगे। कल हमारी शादी में सभी शरीक होने आएंगे। अच्छा शब्बा खैर। कोरोना उसे रुखसत होकर वालिदैन के साथ उनके बंगले में आई। वो शादी के सिलसिले में तेजपाल को सब्ज़ बाग दिखाना चाहती थी। वो वहाँ शादी करने नहीं, हुकूमत करने आई थी, लेकिन माइक मूरो के तनवीम अमल के ज़ेर असर मजबूर हो गई थी। उसका सैरज़दा दिमाग उनके खिलाफ कोई प्लानिंग भी नहीं कर सकता था। ऐसे वक्त उसे बेख्तियार पारस याद आया था। अब उसे याद करके झुंझलाने लगी थी। ये सोचकर गुस्सा आता था कि बुरे वक्त में काम आने वाला उसे छोड़कर भाग गया। बरसों के बिछड़े हुए वालिदैन घर पहुंचकर उससे प्यार भरी बातें करना चाहते थे, लेकिन वो नींद का बहाना करके बेडरूम में आ गई। दरवाजे को अंदर से बंद करके बेड के सिरे पर बैठ गई। इन हालात में उसे नींद नहीं आ सकती थी, लेकिन वो मुंह खोलकर जमाही लेने लगी। उसका यार मददगार उसके दिमाग को थपक रहा था। वो बिस्तर पर लेट गई, फिर उसे पता ही ना चला कि कब नींद की आगोश में पहुंच गई है। वो उसके अंदर आकर उसे बातें करता तो माइक मूरो को उसके ख्यालात पढ़कर मालूम हो जाता कि उसका साबका पागल पुलिसराज शौहर टेलीपैथी जानता है और चोरी छुपे उसके दिमाग में आता रहता है। अगर वो ख्वाब में उसे देखती तो दुश्मनों को शुबा न होता। वो यही समझते कि कोरोना उसे मुतासिर है, इसीलिए ख्वाब में देखती है। उसने ख्वाब में उसे देखा, देखते ही खुश होकर बोली, तुम आ गए, कहाँ चले गए थे? वो बोला, तुम्हारे साथ ट्रेन में खाना खा रहा था, तुम पानी पीकर बेहोश हो गई थी और मेरा पेट खराब हो गया था। मैं टॉयलेट के लिए गया था, वापस आकर देखा तो तुम कंपार्टमेंट में नहीं थी। पता नहीं बेहोशी में चलती हुई कहाँ चली गई थी। क्या तुम पागल ही रहोगे? भला बेहोशी में कोई चलता है? मुझे दुश्मन उठा कर ले गए थे। कमाल के दुश्मन है, इतना वजन उठा कर ले गए। वो सामान उठाने वाले कुल्ली तो नहीं थे? नहीं, वो बड़ी रॉबर्ट के साथी थे। मैंने बड़ी को ट्रैप करना चाहा था, उन्होंने मुझे ट्रैप कर लिया। मैं दुश्मनों से नहीं डरती, हालात से नहीं घबराती, लेकिन उन्होंने हिप्नोटिज्म के जरिए मुझे जकड़ लिया। तुम दूर से आए हो मगर शुक्र है कि आ गए हो। उनके तनवीमी अमल का तोड़ करो, मुझे उनसे निजात दिलाओ। मैं टेलीपैथी नहीं जानता, तनवीमी अमल करना नहीं आता, तुम्हें कैसे निजात दिलाऊं? तुम कोई रास्ता दिखाओगी? तुमने ट्रेन में अपनी असलियत मुझे बताई थी कि तुम पहले कोबरा सांप थे। 1000 साल तक जिंदा रहने के बाद इंसान का रूप इख्तियार कर चुके हो, बहुत जहरीले हो। यहाँ आकर मेरे दुश्मनों को डस लो, मार डालो। ये ठीक है, जिसने तुम पर तनवीमी अमल किया है मैं उसे डस लूँगा, तुम्हें उससे निजात मिल जाएगी। निजात कब मिलेगी? कल तेजपाल मुझसे शादी करना चाहता है, तुम मेरा मजाज समझते हो। मैं किसी मर्द की कुर्बत नहीं चाहती, पता नहीं तुम्हारी कुर्बत कैसे बर्दाश्त कर लेती हूँ। मुझे तनवीमी अमल से निजात मिलेगी तो मैं तेजपाल को झांसा देती रहूँगी, उसे कभी करीब नहीं आने दूंगी। प्लीज़ मुझे तनवीमी अमल के शिकंजे से निकालो। माइक मूरो नहीं रहेगा तो उसके तनवीमी अमल के असरात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे। मैं वहाँ डसने नहीं आऊँगा, लेकिन सुबह होने से पहले तुम्हें उसके अमल से निजात मिल जाएगी। ये कहते ही वो ख्वाब की स्क्रीन से गायब हो गई। कोरोना की आंख खुल गई। वो देखकर मायूस होने लगी कि पारस उसके पास नहीं आया था, वो ख्वाब में उसे देख रही थी। पारस ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया। वो उसकी मर्जी के मुताबिक ख्याल ख्वानी करती हुई माइक मूरो के पास पहुंच गई। उसे बोली, मैं हूं कोरोना, मुझे नींद नहीं आ रही है। उसने पूछा, क्या यही कहने के लिए इतनी रात को मेरे अंदर आई हो? मैं सोने जागने के मामलों में असूलों का पाबंद हूँ। क्या मेरा आना अच्छा नहीं लगा? क्या मैं जवान और खूबसूरत नहीं हूँ? मेरे दिमाग में आओ। लिबास मुझे बोझ लग रहा है, मैं उसे उतार रही हूँ। मुझे ख्याल ख्वानी की आंखों से देखो। औरत से ज़्यादा मर्दों की भूख प्यास को कोई नहीं समझता। कोरोना उसकी निगाहों से उसकी नीयत को समझ चुकी थी। वो तेजपाल की खातिर उसे नज़रअंदाज कर रहा था, सब्र कर रहा था कि तेजपाल के बाद वो उसके हिस्से में आएगी। वो ख्याल ख्वानी की आंखों से कोरोना के बेडरूम का नज़ारा करने लगा। वो धीमी मौसीकी की धुन पर रक्स करते हुए अदाएं दिखा रही थी और कह रही थी, तुम मेरे आमिल हो, मैं तुम्हारी मामूला। इस हकीकत को तस्लीम करो कि तनवीमी अमल के बाद मैं तन मन से और जहन से सिर्फ तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहना चाहती हूँ। वो बोला, मैं तुम्हें अपने दोस्त और रहनुमा तेजपाल के हवाले कर चुका हूँ, मुझे वादा पूरा करना होगा।
वादा ज़रूर पूरा करो। तुम हुक्म दोगे तो कल उससे शादी करूंगी, लेकिन आज की रात तुम्हारी है। उससे दोस्ती भी रखो और अपनी मामूला के जज्बात को भी समझो और अभी आ जाओ। हमारी मुलाकात खुफिया रहेगी। मैं एक आमिल की हैसियत से तुम्हें समझ रहा हूँ। तुम्हारा दिल और दिमाग शिद्दत से मुझे तलब कर रहा है। ठीक है, ये मुलाकात खुफिया रहेगी, मैं आ रहा हूँ। वो कोरोना के दिमाग से चलाया। उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर लिबास तब्दील किया, फिर बंगले से निकलकर कार में बैठकर इसे ड्राइव करता हुआ मिस्टर जॉन के बंगले की तरफ जाने लगा। पारस ने मोनोरीटा के दिमाग पर कब्जा जमाया था। वो रिवॉल्वर लेकर अपने बेडरूम से बाहर आई। सामने माइक मूरो का बंगला था। उसने माइक को बंगले से निकलकर जाते देखा, फिर वो भी अपनी कार में बैठकर उसके पीछे जाने लगी। बेजोन की आंख खुल गई थी। उसने बेडरूम से बाहर आकर उसे आवाज़ दी, रीटा रुक जाओ, इतनी रात को कहाँ जा रही हो? वो दूर जा चुकी थी। बेजोन उसके दिमाग में पहुंचा। वो बोली, मुझे रोकोगे तो मैं कार को कहीं टकरा कर मर जाऊंगी। वो अपनी जिद्दी बीवी को खूब समझता था। अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसके ताक़ुब में रवाना हो गया। मिस्टर जॉन के बंगले के सामने पहले माइक मूरो पहुंचा। कार से उतरकर अहाते का छोटा गेट खोलकर अंदर आया। बरामदे की तरफ जाने लगा। उसने ख्याल खुआनी के जरिए कोरोना से कहा था कि वो दरवाज़ा खुला रखे, लेकिन वह दरवाजे के पास पहुंचकर रुक गया। मोनोरीटा की कार वहां आकर रुकी थी। वो गाड़ी से बाहर निकल रही थी। माइक ने हैरानी से पूछा, तुम? हाँ, मैं जानती थी कि तुम अपनी शैतानी हरकतों से बाज नहीं आओगे। हवस में यह भी नहीं सोचोगे कि अपने दोस्त रहनुमा और मोहसिन तेजपाल की अमानत में खयानत करने वाले हो। उसने दोनों हाथों से रिवॉल्वर थामकर उसका निशाना लिया। वो घबराकर बोला, रुक जाओ, मैं वापस जा रहा हूँ। वो बोली, तुम कमीने और कुत्ते हो, जिंदा रहोगे तो फिर इधर आओगे। ये कहते उसने गोली चला दी। माइक मूरो के हलक से एक कराह निकली। गोली सीने में लगी थी। वो सीना थामकर जमीन पर गिर पड़ा। उसी वक्त बेजोन मोटरसाइकिल पर वहां पहुंचा। दूर से चीख कर बोला, रीटा रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? जो करना था वो कर चुकी थी। बेजोन ने करीब आकर माइक मूरो की लाश देखी, फिर गुस्से से कहा, पागल हो गई हो? क्या होश में रहकर समझ सकती हो कि तुमने हमारी टीम के एक अहम साथी को हलाक कर दिया? वो बोली, इसी काबिल था, कुत्ते की मौत मरना चाहता था, मैंने इसे मार डाला। ओह गॉड! उसने ख्याल खुआनी के जरिए तेजपाल और जोसेफ विस्की से कहा, गजब हो गया। मेरी वाइफ मोनोरीटा ने माइक मूरो को गोली मार दिया, ये मर चुका है। उन्हें यह सुनकर यकीन नहीं आ रहा था। बेजोन ने कहा, माइक मूरो यहाँ मिस्टर जॉन के बंगले में आया था। मोनोरीटा मेरे मना करने के बावजूद उसका पीछा करते हुए यहाँ आई है। बोलो मोनोरीटा, तेजपाल को बताओ, तुमने उसे क्यों हलाक किया है? वो बोली, माइक दोस्त नहीं था, शैतान था। तेजपाल की अमानत में खयानत के लिए आया था। कोरोना की इज्जत से खेलना चाहता था, मैंने उसे गोली मार दी। तेजपाल ने उसके दिमाग में आकर गुस्से से कहा, पागल की बच्ची, वो कोरोना कौन सी इज्जत आबरू वाली थी? तुमने उस 2 कौड़ी की औरत की खातिर हमारे एक हीरे को खाक में मिला दिया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने उसके दिमाग में जलजला पैदा किया। वो तकलीफ की शिद्दत से चीखती हुई माइक की लाश के पास गिर पड़ी। इधर से उधर तड़पने लगी। बेजोन सर झुकाए उसे अजियत में मुब्तला होते देख रहा था। समझ रहा था कि उसे और ज़्यादा अजियतें देकर मारा जाएगा। उसने तेजपाल की टीम के अहम टेलीपैथी जानने वाले को हलाक किया था, उसे मौत की सज़ा मिलेगी। वो खुद अपनी बीवी की बदमजाजी से परेशान रहता था, फिर भी उसे ज़िबा होने वाली बकरी की तरह तड़पते नहीं देख सकता था। उसने ज़मीन से रिवॉल्वर उठाकर उसे गोली मार दी। एक ही गोली ने उसे तमाम तकालीफ से निजात दिला दी। वो हमेशा के लिए साकित हो गई। जॉन और मिसेस जॉन बंगले से बाहर आकर उन्हें देख रहे थे। कोरोना भी माइक मूरो की लाश को देखकर अपना ख्वाब याद कर रही थी। उसके पागल बनास्पति शौहर ने कहा था, मैं वहां डसने नहीं आऊँगा, लेकिन सुबह होने से पहले तुम्हें उसके अमल से निजात मिल जाएगी। उसे निजात मिल चुकी थी। वो खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे साथ छोड़कर भागने वाला कहीं दूर हो जाने के बावजूद उसके आसपास ही मौजूद है।